नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रिकी नंबर 1 में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग एसएससी जीडी के प्रैक्टिस सेट को यहाँ पर सॉल्व करेंगे और ये प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है। यहाँ पर आपको 100 प्रश्न मिलेंगे और जिसके लिए आपको 90 मिनट का समय मिलेगा। तो आप लोग इस पूरे प्रैक्टिस सेट को यहाँ पर अच्छे तरीके से सॉल्व करिएगा और उसके बाद में अपना स्कोर हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ पर। तो देखिएगा आप लोग, यहाँ पर आपके लिए आ चुका है प्रश्न नंबर 1। ठीक है, सामान्य बुद्धिमत्ता एवं तर्क शक्ति से, ठीक है, वह विकल्प चुने जो तीसरे शब्द से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। तो आपको यहाँ पर देखना है, जैसे दाब पास्कल है तो विद्युत धारा क्या होगा। यहाँ पर दाब पास्कल का मतलब है कि दाब का मात्रक होता है पास्कल। इसी तरीके से आपसे पूछा गया है कि विद्युत धारा का मात्रक क्या होगा। तो अगर आपको पता है तो विद्युत धारा का मात्रक होगा एम्पियर। तो ऑप्शन डी यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। दोस्तों, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। तो आप लोग टेलीग्राम पर सर्च कर लीजिएगा ट्रिकी नंबर 1, ठीक है, तो आपको पीडीएफ मिल जाएगी। आगे देखिएगा प्रश्न नंबर 2। यहाँ पर आपके लिए दूसरा प्रश्न यहाँ पर आ चुका है और इस दूसरे प्रश्न में आपको बताना है आने वाली अगली आकृति कौन सी होगी। ठीक है, तो आपको यहाँ पर फुल नहीं दिखाई दे रहा है, तो अब आप लोग यहाँ पर देखिएगा, अब आपको फुल चित्र यहाँ पर दिखाई देगा। ठीक है, बताइएगा यहाँ पर कि इसका राइट आंसर क्या होगा, यहाँ पर कौन सी आकृति आएगी। तो अगर आप इसको देखें तो जो आपका पहला वाला है ना और जो आपका तीसरा वाला है, इस वाले को अगर आप देखें तो इस वाले में आपका सेम है बिल्कुल। जो आपका बीच में जो आपका गोला है और जो गोले के अंदर तीर था वो इस टाइप से था और वो आपका चेंज होकर इस तरफ से हो गया है। ठीक है, ऐसा हो गया आपका तीर। ठीक है, तो बस आपको वही यहाँ पर देखना है। आपको ये वाला आपका जो है यहाँ पर जाएगा चित्र। ठीक है, तो पहले तो आप इस टाइप वाला चित्र देख लीजिए कहाँ पर है। तो पहली जगह पर भी है और दूसरी जगह पर यहाँ पर भी है और इसके बाद में अगर आप देखें तो यहाँ पर नहीं है। ठीक है, और यहाँ पर नहीं है। तो ए और बी में से इनमें से कोई एक आपका राइट आंसर यहाँ पर बनने वाला है। फिर आप देखेंगे कि कौन सा बनेगा। तो अगर हम पहले वाले को तीसरे वाले को यहाँ पर देखें तो पहले वाले में इस तरफ से था और आपका बाद में हो गया तीर इस तरफ। तो ये 45 डिग्री घूम गया है, 45 डिग्री घुमा है। ठीक है, तो जो आपका तीर आपका है दूसरे वाले में इस टाइप से आपका तीर लगा हुआ है, ये 45 घूमेगा तो इसका मतलब ये वाला नीचे की साइड में हो जाएगा। ठीक है, तो अगर नीचे के साइड में हो जाएगा तो आपका बी वाला सही होगा, ए वाला गलत होगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर समझ गए होंगे, तो आपका बी ऑप्शन राइट आंसर बन जाएगा। इसके बाद आप लोग यहाँ पर देखिएगा प्रश्न नंबर 3 में आपसे कहा गया है कि वह विकल्प चुने जो दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकता है। जैसे आपका सुपर है, फिर इसके बाद में आपके अक्षर इधर से उधर होते चले गए। ठीक है, तो आपको बताना यहाँ पर है, तो मैं इसके लिए यहाँ पर नोट करता हूँ उसे। ठीक है, तो ये सबसे पहले आपका लिखा है SUPER, फिर आपका हो गया है PSRUE, फिर इसके बाद में आपका हो गया है RPESU और फिर आपका हो गया है E और RUPS। अब आपको आगे बताना है। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो ऐसे ही आप देख लें तो देखिएगा सबसे पहले P वाला यहाँ पर आगे आ गया, फिर आपका R वाला आगे आ गया। ठीक है, और अगर इन दो के बाद अगर आप देखें तो S वाला यहाँ पर चला गया, U वाला आगे बढ़ गया, E वाला यहाँ पर आ गया। बिल्कुल सेम काम सब में होगा। देखिए R वाला है नंबर 3 वाला, ये नंबर 1 पर आ गया, फिर E वाला है ये बीच में आ गया ना, और बकाया आपके जो बच्चे हैं ये वाला P वाला आगे इसके बाद, और फिर S वाला यहाँ पर, U वाला यहाँ पर। इस तरीके से आपके सब कहीं बन जाएंगे। आप यहाँ पर भी देख लीजिएगा कि E वाला आपका बिल्कुल आगे, फिर U वाला बीच में, और जितने आपके बचे हुए हैं R वाला सबसे पहले, फिर उसके बाद P, उसके बाद में S। ऐसे ही आपको आगे बढ़ाना है। तो आगे बढ़ाने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले जो नंबर 3 वाला है नंबर 1 पर आएगा और ये वाला S वाला है ये बीच में आएगा। तो नंबर पहले आएगा U वाला, फिर एक छोड़ के फिर आपका आएगा S वाला। ठीक है, इस तरह से आपका हो जाएगा। अब इनके बीच में आपको सबसे पहले E रखना है। ठीक है, उसके बाद में आपको R रखना है, उसके बाद आपको यहाँ पर P रखना है। तो इस तरीके से आपका बन जाएगा। तो ऑप्शन देखते हैं यहाँ पर, तो ए वाला आपका राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, इसके बाद चलते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 4 की तरफ। यहाँ पर आप लोग सवाल को देखेंगे AYCWEUGSIQKO, तो आगे आपको बताना है। तो नोट करते हैं हम लोग इसको AYCWEUGSIQKO,
CWEUGSIQKO आगे आपको बताना है। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि ए के बाद हो गया सी, फिर ई, फिर जी, फिर आई, फिर के। तो ए, फिर इसमें एक जोड़ा तो सी हो गया, क्योंकि ए एक पे है, सी 3 पर है, 2 जोड़ा, ठीक है, 2 जोड़ा यहाँ पर। फिर यहाँ पर 5 है तो मतलब यहाँ पर भी 2 जोड़ा है। फिर यहाँ पर 7, यहाँ पर 9, यहाँ पर 11। तो प्रत्येक जगह पर यहाँ पर 2 जोड़ा गया है। तो 11 के बाद आपका 13 आएगा। 13 पर आपका एम होता है, तो पहले तो आपका एम आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आप देखिएगा वाई से आप आ गए डब्लू पर। तो वाई होता है 24 पर, डब्लू कितने पर है, डब्लू आपका है 23 पर, वाई 25 पे होता है, ठीक है। तो 25 से 23 पर आ गए, मतलब 2 कम कर दिए। फिर 23 से 21 पर आ गए, 2 कम कर दिया। फिर यहाँ पर भी 2 कम किए, यस 19 है, ठीक है। फिर यस से आ गए यहाँ पर कितने पर, यस से आगे के ऊपर, तो यहाँ पर भी 2 कम कर दिए। फिर वो यहाँ पर 2 कम कर दिए। अब यहाँ से आप 2 कम करेंगे, ये ओ होता है 15 पर, 15 से 2 कम करेंगे आपके पास बचेंगे 13, तो आपके पास यहाँ पर भी एम आ जाएगा। तो एम आपका बिल्कुल राइट आंसर बनेगा। ऑप्शन बी वाला आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। यहाँ पर आप लोग देखिएगा, ठीक है, लिखा हुआ है कि दी गई श्रृंखला में एक गलत संख्या है और वह गलत संख्या चुनें। 18, 22, 44, 48, 52, 100 और 200। यहाँ पर आपको गलत संख्या बतानी है, तो आप किस टाइप से बताएंगे ये आपको पहले नहीं पता है, तो पहले हम आपको बताते हैं, ठीक है। आप इसको नोट करेंगे, 18, फिर 22, फिर 44, फिर 48, फिर कितना 52 और 100 और 200। सबसे पहले आप यहाँ पर देखेंगे 18 से 22 हुआ, तो यहाँ पर आपके 4 जोड़ दिए गए। फिर 22 से आपका 44 हुआ, इसका मतलब 22 दूना 44। फिर इसमें फिर से कि 44 और 4 48। फिर आप आगे जब देखेंगे यहाँ पर, तो आप देखिएगा यहाँ पर कि पहले 4 से गुणा जोड़ा, मतलब 4 जोड़ा, फिर 2 से गुणा किया, फिर इसमें 4 जोड़ा, इसका मतलब यहाँ पर भी 2 से गुणा करेंगे। तो अगर आप 2 से गुणा करेंगे तो 48 गुना आपका होता है 96, ठीक है। तो 96 होगा, और फिर 96 में जब आप 4 जोड़ेंगे तो आपका 100 हो जाएगा, और फिर से आप 2 से गुणा कर देंगे। तो बिल्कुल सीरीज सही चल रही है। यहाँ पर 52 की जगह पर 96 अगर होता तो आपका ये बिल्कुल करेक्ट होता। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट आंसर बन जाएगा, ठीक है। इसके बाद आप लोग यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर आपके लिए आ चुका है प्रश्न नंबर 6, और यहाँ पर आपको बताना है विषम शब्द की पहचान करें। वर्ग, त्रिभुज, समचतुर्भुज, गोला, समांतर चतुर्भुज, आयत, वृत्त, पंचभुज और षटकोण। तो दोस्तों यहाँ पर आपको 2D और 3D आकृतियाँ दे रखी हैं, ठीक है। तो इनमें अगर आप देखेंगे तो जो आपका गोला होता है ना, ये आपका होता है 3D में, ठीक है। और जितनी भी आकृतियाँ हैं ये सभी 2D होती हैं। तो आपका जो राइट आंसर यहाँ पर बनेगा वो आपका बी वाला बनेगा, ठीक है, गोला। इसके बाद आप लोग यहाँ पर देखेंगे प्रश्न नंबर आपके लिए आ चुका है 7 नंबर, और यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि एक निश्चित कोट भाषा में इनकम को HPENOG के रूप में लिखा जाता है, तो सेविंग को कैसे लिखेंगे ये आपको दोस्तों यहाँ पर बताना है। तो सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पर इसको नोट करते हैं, ठीक है, और फिर हम लोग यहाँ पर चेक करते हैं। तो आपका यहाँ पर लिखा INCOME, हम इसको नोट करते हैं, INCOME। इसको लिखते क्या है, इसको लिखते हैं HPENOG। तो इसे आप लोग जब देखेंगे तो आई होता है 9 पर, और एन होता है 14 पर, सी होता है 3 पर, वो होता है 15 पर, एम होता है 13 पर, ये होता है 5 पर। इधर देखेंगे एच होता है 8 पर, पी होता है 16 पर, ये होता है 5 पर, और एन होता है 14 पर, ओ होता है 15 पर, और जी होता है 7 पर। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो देखिए 9 से यहाँ पर आप आ गए 8 पर, तो इसका मतलब यहाँ पर एक कम किया है। और 14 से आ गए आप 16 पर, इसका मतलब यहाँ पर इन्होंने 2 बढ़ा दिया है। फिर 3 से यहाँ पर आ गए 5 पर, तो 3 से 5 का मतलब यहाँ पर भी 2 बढ़ा दिया गया है। और 15 से आप आ गए 14 पर, यहाँ पर एक कम किया गया है। एम से आ गए ओ पर, मतलब यहाँ पर आपके 2 बढ़ाए गए हैं। और यहाँ पर 5 से आ गए 7 पर, यहाँ पर भी आपके 2 बढ़ाए गए हैं। तो आप इस टाइप से यहाँ पर समझ सकते हैं कि एक कम किया, फिर 2 बढ़ाए, फिर 2 बढ़ाए, और आगे आपने देखा तो फिर से इन्होंने एक कम किया, फिर 2 बढ़ाए, फिर 2 बढ़ाए। तो बस इसी प्रकार से आपको यहाँ पर सेविंग जो आपका है इसको भी आपको इसी टाइप से यहाँ पर नोट कर देना है। तो हम इसको लिखेंगे SAVING,
और काउंटिंग करेंगे इसकी तो एस होता है 19 पर, ए होता है 1 पर, और वी होता है 22 पर, आई होता है 9 पर, फिर 14, फिर 7। तो सबसे पहले इन्होंने क्या किया, माइनस का 1 किया, तो यहाँ पर आपका आएगा 18, इस पर आपका होता है आर। फिर एक यहाँ पर है और आप इसमें 2 और जोड़ेंगे तो हो जाएगा 3, 3 पे आपका क्या होता है सी। फिर वी है, वी 22, 22 में 2 और जोड़ेंगे आपका हो जाएगा 24, 24 पे क्या होता है एक्स। ठीक है, तो आर सी एक्स। ठीक, इसके बाद आगे देखिएगा 9, यहाँ पर आई है, यहाँ पर हम 1 घटाएंगे तो आपका बचेगा 8, 8 पे आपका होता है एच। ठीक है, तो इतना आपका आ जाएगा। फिर एन 14 पर है, 14 के बाद इसमें 2 जोड़ देंगे तो आपका आ जाएगा 16, 16 पे क्या होता है पी। अभी भी आपको नहीं मिला है ना, क्योंकि इन 2 ऑप्शन में आपको बिल्कुल एक जैसे दिख रहे होंगे, आर सी एक्स एच पी। लास्ट में देखिए जी है, लास्ट में 2 जोड़ा गया है, तो इसमें जब हम 2 जोड़ देंगे, ठीक है, तो 7 2 हो जाएगा 9, और 9 पर क्या होता है आई। अब आप यहाँ पर देख लीजिएगा कि आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर बन रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। आगे आप लोग यहाँ पर देखेंगे, प्रश्न नंबर आपके लिए है 8 नंबर, गांव पी गांव क्यू के पूर्व में है। अगर आपको दिशाएं नहीं पता है तो आप देखिएगा यहाँ पर, ये दिशा आपकी होती है पूर्व दिशा, ये होती है पश्चिम, और ऊपर होता है उत्तर, और नीचे की तरफ जो होता है वो होता है दक्षिण। तो कह रहा है गांव पी जो है ये गांव क्यू के पूर्व में है, तो क्यू के, ये क्यू है और क्यू के पूर्व में क्या है पी है, तो पी यहाँ पर होगा। उसके बाद आपसे कहा गया है कि गांव आर गांव पी के उत्तर में है, तो पी के उत्तर में कौन है, गांव आर जो है पी के उत्तर में हो गया। ठीक है, फिर कह रहा है गांव एस गांव आर के पश्चिम में है, तो आर के पश्चिम में कौन है एस। ठीक है, तो पूछा गया है कि गांव एस जो है ये गांव पी की किस दिशा की ओर है, मतलब पी है जहाँ पर, तो पी से किस दिशा में एस है, तो इस दिशा में है, इस दिशा में। तो ये दिशा कौन सी होगी, ये दिशा जो है आपकी कौन सी होगी, तो ये दिशा आपको बतानी, ये दिशा कौन सी होगी, तो उत्तर पश्चिम। कौन सी होगी, उत्तर पश्चिम। तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। आगे देखिएगा आप लोग, यहाँ पर आपसे कहा गया है 9 नंबर में कि यहाँ पर आपको बताया गया है कि पी प्लस का मतलब ये हुआ, माइनस का मतलब ये हुआ। ठीक, इस टाइप से आपको बताया गया है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि किसका अर्थ है कि ए जो है वो डी की चाची, मामी, ताई, फूफी, बुआ, मौसी, इनमें से कोई एक है। अब इसको चेक करने के लिए आपको इन चारों ऑप्शन को एक एक करके चेक करना पड़ेगा। देखिए, अगर हम यहाँ पर चेक करके दिखाएंगे तो हमें यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा टाइम खर्च हो जाएगा मेरा, तो इसलिए हम सीधे उत्तर की तरफ चलते हैं कि किस से हमारा उत्तर निकल के आ जाएगा। तो हम उसी को उठाते हैं, ऑप्शन सी यहाँ पर उठा लीजिएगा। सबसे पहले कह रहा है कि ए प्लस बी, और ए प्लस बी यहाँ पर है पी प्लस क्यू, तो यहाँ पर है पी क्यू की बहन है, तो ए प्लस बी का मतलब ए बी की बहन है, ए बी की बहन है, तो ए जो है ये बी की बहन है, तो ए बी की बहन यहाँ पर लिख भी दीजिए आप लोग, यहाँ पर आसानी से आप समझ जाएंगे बी की बहन ए। ठीक है, फिर बी और भाग सी, तो भाग लगाया तो यहाँ पर देखिए पी भाग क्यू, इसका मतलब पी क्यू की माँ है, और यहाँ पर है बी भाग सी, इसका मतलब बी सी की माँ है, तो बी सी की माँ है, तो सी की माँ है ये। ठीक है, बी ये माँ है सी की। ठीक है, फिर आगे सी गुणा डी और पी गुणा क्यू, इसका मतलब है पी क्यू का भाई है, इसका मतलब सी डी का भाई है, तो सी जो है ये कौन है, ये डी का भाई है। ठीक है, डी का कौन है, डी का है भाई। अब आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि ए डी की कौन है, यहाँ से आप निकाल के देखिएगा ए डी की, तो ए ये है, ये डी की कौन है ये बताइए आप लोग। अब देखिए, अब आप लोग इसको कैसे हिसाब लगाएंगे, आप सिर्फ अपने ऊपर जाइए कि मान लीजिए ये आप हैं डी, आपका भाई है सी, और इसकी माँ है बी, तो ये जो बी है ये आपकी माँ है। ठीक है, अब आप अपनी माँ के ऊपर चले गए। ठीक है, फिर आपकी माँ जो है उनकी बहन, वो आपकी कौन होंगी, वो आपकी मौसी होंगी। अगर आप समझ गए हो तो ठीक है, यहाँ पर मौसी का ऑप्शन रखा है, तो इसका मतलब सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, समझ गए आप सभी लोग। ठीक है, आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर आ गया है 10 नंबर। ठीक है, 10 नंबर में आपसे कहा गया है कि रुक्मणी का परिचय देते हुए विजय ने कहा कि यह मेरी पत्नी के एकमात्र भाई के पुत्र की माँ है। रुक्मणी का परिचय देते हुए विजय ने कहा, कौन कहता है, विजय कहता है। ठीक है, कौन कहता है, विजय कहता है, और क्या कहता है, रुक्मणी का परिचय देते हुए कहता है। ठीक है, क्या कहता है कि यह कौन, ये रुक्मणी जो है ये मेरी पत्नी के, तो विजय की पत्नी। ठीक है, तो विजय की पत्नी हो गई। ठीक है, के एकमात्र भाई, इसका भाई है। ठीक है, एकमात्र भाई के पुत्र,
तो भाई का पुत्र, ठीक है। और पुत्र की माँ है, पुत्र की माँ है कौन? रुक्मिणी। रुक्मिणी जो है इसके पुत्र की माँ है। अब यहाँ बात को समझिएगा कि ये जो भाई था और इसका पुत्र है उसकी माँ, तो इसकी माँ कौन है? रुक्मिणी। बात को समझिए, ठीक है। रुक्मिणी इसकी माँ है। अब आप ये बताइएगा कि जो है ये भाई यहाँ पर है, ये रुक्मिणी है, ये दोनों पति पत्नी होंगे नहीं होंगे? आप बताइएगा ज़रा। ये दोनों पति पत्नी हो जाएंगे क्योंकि इसका पुत्र है और इसकी माँ है रुक्मिणी, तो इसका मतलब ये दोनों हैं पति पत्नी, ठीक है। अब आपसे कहा गया रुक्मिणी के पति का विजय से क्या संबंध है? रुक्मिणी के पति का विजय से क्या संबंध है? रुक्मिणी का पति कौन है? ये है, और इसका विजय के साथ पूछा गया है संबंध, ठीक है। तो ये विजय का कौन होगा? अब अगर आप यहाँ पर समझ पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं समझ पा रहे हो तो आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। मान लीजिए विजय आप हैं और आपकी पत्नी, और आपकी पत्नी का भाई जो आपका साला होगा, तो इसका मतलब सी यहाँ पर आपका राइट आंसर बन जाएगा, ठीक है। आगे देखिएगा, इसके बाद सवाल नंबर आपके लिए है 11 नंबर। ये कह रहा है कि निम्नलिखित व्यवस्थापन का अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दें। ये आपके लिए प्रश्न है। कह रहा है यदि दिए गए अनुक्रम से सभी संख्याओं और प्रतीकों को निकाल दिया जाए तो सबसे अधिक बार आने वाले स्वर की पहचान कीजिए। यदि दिए गए अनुक्रम से सभी संख्या और प्रतीक को निकालें, तो ए है तो ए लिखेंगे, एस लिखेंगे, ए लिखेंगे, टी लिखेंगे, ऐट द रेट निकाल देंगे, हैश निकाल देंगे, जो आपका रुपए का प्रतीक ये निकाल देंगे, फिर आपका पी है, फिर आपका क्यू है, और इसके बाद 1 2 ये सब हटा देंगे, फिर एस यू टी है, एस यू टी इतना लिखेंगे सिर्फ, ठीक है। इनमें आपको देखना है, पूछा गया है कि सबसे अधिक बार आने वाले स्वर वॉवेल की पहचान करें। तो वॉवेल तो यहाँ पर आपको सिर्फ ए दिख रहा है 2 बार और यू दिख रहा है 1 बार, तो ए जो है अधिक बार आया है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट आंसर बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आप लोग देखेंगे सवाल नंबर 12 ये कह रहा आपसे है कि अप्रैल महीने का पहला दिन बुधवार है, उसी वर्ष में मई माह की पहली तारीख को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? अप्रैल महीने का पहला दिन बुधवार है, मतलब 1 अप्रैल जो है इसको है बुधवार, ठीक है। तो आपको बताना है उसी वर्ष में माह की पहली तारीख, मतलब मई माह की पहली तारीख, तो 1 मई को कौन सा दिन होगा? तो यहाँ पर सबसे पहले आप देखेंगे 1 अप्रैल को आपको दे रखा है। अप्रैल में कितने दिन होते हैं? अप्रैल में 30 दिन होते हैं, ठीक है, अप्रैल में। और उसके बाद में 1 मई है, ठीक है, लेकिन 1 मिनट रुकेगा। अप्रैल में दिन तो होते हैं 30, लेकिन 1 अप्रैल को आपको बताया गया है, तो अप्रैल में दिन बचे कितने हैं? तो अप्रैल में दिन बचेंगे मात्र 29, ठीक है। बात को समझिएगा, अप्रैल में 30 दिन होते हैं जिसमें से 1 तारीख को बुधवार है, तो अगर मैं आपसे कहूँ 30 तारीख कौन सा दिन होगा, तो आप बताएंगे इसमें 29 दिन बचे हैं अभी। फिर 1 मई का पूछा गया तो आप इसमें एक और जोड़ देंगे, तो आपको हो जाएंगे 30, तो मतलब आपको बताना है 30 दिन के बाद कौन सा दिन होगा, ये आपको यहाँ पर बता देना है। तो 30 दिन बाद बताना है, तो आप 30 में 7 से भाग कर लेंगे, 7 चौक 28, कितना बचा? यहाँ पर 2 बचा है, तो इसका मतलब इसमें 2 और जोड़िएगा, तो यहाँ पर आएगा शुक्रवार, ठीक है, शुक्रवार। तो बी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट आंसर बन जाएगा। आगे देखिएगा आप लोग, यहाँ पर देखिएगा नीचे दिए गए वेन आरेख का अध्ययन करें और पहचानें कि कौन सा विकल्प के दिखाए आरेख के संदर्भ में सही है। यहाँ पर आपको सही बताना है कौन सा विकल्प यहाँ पर होने वाला है। तो चलिए देखते हैं इसको कौन सा सही होगा। कह रहा है कि पहला है कि कुछ पक्षी वायुयान नहीं है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कुछ पक्षी वायुयान नहीं है, यहाँ पर आपको दिख रहा है कि सभी पक्षी क्या हैं? वायुयान हैं। तो कुछ पक्षी वायुयान नहीं, ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है, ए वाला आपका गलत हो गया। फिर है सभी वायुयान पक्षी हैं। अब देखिए सभी वायुयान तो बहुत ढेर सारे हैं, पक्षी थोड़े हैं, तो ये भी गलत है। फिर है सभी पक्षी उड़ सकते हैं। सभी पक्षी उड़ सकते हैं, लेकिन पक्षी यहाँ अलग है और यहाँ पर उड़ना अलग है, ठीक है, तो ये तो अलग हो गया, तो ये भी गलत है। फिर कह रहा है कुछ वायुयान उड़ सकते हैं, तो ये देखिए कुछ वायुयान हैं और ये उड़ सकते हैं, यहाँ पर देखिए आप लोग, तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा, ठीक है। आगे यहाँ पर आप लोग देखेंगे, यहाँ पर कहा गया है प्लस का अर्थ भाग है, माइनस का अर्थ गुणा है, इस तरीके से आपको बताया गया है। तो आपको 45 + 9 वाला ये हल करना है, ठीक है। हम इसको नोट करेंगे, 45 प्लस का अर्थ भाग तो 9, फिर माइनस का अर्थ गुणा 3, गुणा का अर्थ प्लस 14 और भाग का अर्थ है माइनस का 2, तो इतना आपका यहाँ पर हो गया। फिर आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर देखिए पहले भाग कर देंगे, तो 9 × 45, 5 × 15 प्लस 14 माइनस का 2, तो 29 माइनस का 2 कितना बचेगा? 27 बचेगा ना। एक बार इसको फिर से देख लीजिएगा, 45 फिर प्लस का अर्थ है भाग, तो भाग 9 हो गया, ठीक है। फिर -3 तो माइनस का गुणा, गुणा 3 हो गया, ठीक है। उसके बाद में है गुणा में
हो गया, ठीक है। फिर 3 गुणा 14, तो गुणा का मतलब प्लस, तो प्लस 14 कर दिया, ठीक है। और भाग का मतलब माइनस का 2 कर दिया, तो 9 पना 45 और 5 तियाँ 15 हो गया। प्लस का हो गया 14, माइनस का कर दिया हमने यहाँ पर 2, ठीक है। फिर 15 और 14 को जोड़ देंगे, तो 15 और 14 हुआ 29 और माइनस का 2 आपका 27। यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर बनने वाला है ये आपका 27 बनेगा, ठीक है। तो हो सकता है इस सवाल में कुछ कहीं पर थोड़ा सा मिसप्रिंट हो, ठीक है। 28 यहाँ पर लिखा है, ये गलत है आपका। आपका यहाँ पर 27 बन रहा है, ठीक है। तो आप ध्यान रखना यहाँ पर, ठीक है। 27 आपका जो होगा ये बिल्कुल आपका राइट आंसर बनेगा, यहाँ पर 28 नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि मैंने इसको 2 बार चेक कर लिया है, इसका आंसर बिल्कुल 27 ही होने वाला है। आगे देखिएगा, इसके बाद सवाल नंबर आपके लिए आ चुका है 15 नंबर। यहाँ पर आपसे कहा गया यदि समीकरण में प्लस और माइनस को एक दूसरे से बदल दिया जाए, गुणा भाग को एक दूसरे से बदल दिया जाए, अंक 9 और 7 को भी एक दूसरे से बदल दिया जाए, तो नीचे दिए गए समीकरण का मान क्या होगा। मतलब क्या है, प्लस माइनस को चेंज करेंगे आपस में, गुणा भाग को चेंज करेंगे और 3 को 7 से चेंज करेंगे। तो 8 3 है, तो 8 3 की जगह करेंगे 7, ठीक है। गुणा की जगह करेंगे भाग, फिर 7 है तो 7 की जगह करेंगे 3, फिर माइनस की जगह करेंगे प्लस, फिर 7 9, तो 7 को करेंगे 3, 9 का 9 रहेगा, फिर प्लस को करेंगे माइनस, फिर 6 तो 6 का 6 रहेगा, 3 का हो जाएगा 7 और भाग लगा है तो भाग की जगह गुणा और 7 का हो जाएगा 3। अब आप इसको जब हल करेंगे, ठीक है, तो 3 से इसको डिवाइड कर लेंगे, तो 3 दूना 6, 3 नेम 27, तो ये 29 आ गया, प्लस 39 हो गया, माइनस 7 तियाँ 21 का 1 हाथ से लगा 2, 6 तियाँ 18, 2 कितना हुआ 20, इतना हो गया आपका, ठीक है। फिर 9 9 18 का 1, 8 हाथ से लगा 1 और 3 2 5 1 6 और माइनस का 201। तो इसको जो हल करेंगे, ठीक है, 11 से 8 गया 3 और 9 से 6 गया 3 और यहाँ पर आपका कितना बचेगा 1, वो माइनस का, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं यहाँ पर है कि आपका आ जाएगा माइनस का 133। ऑप्शन ए वाला यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा, ठीक है। इसके बाद में आप लोग यहाँ पर देखेंगे सवाल नंबर आपके लिए आ चुका है 16 नंबर। ये आपसे सवाल क्या कर रहा है कि 5 मित्र हैं ए बी सी डी ई, एक पंक्ति में बैठे हैं और फिल्म देख रहे हैं। ए और डी अंतिम छोरों पर बैठे हैं जबकि बी ठीक बीचों बीच में बैठा है। यह उत्तर देने के लिए किस अतिरिक्त जानकारी की आवश्यकता है कि ए के बगल में कौन है। मतलब ये हमें कैसे पता लगेगा इन 4 ऑप्शन में से कि ए के बगल में कौन है, तो इसके बारे में हम किस ऑप्शन से पता लगा पाएंगे। सबसे पहले कह रहा है कि एक पंक्ति है जिसमें 5 मित्र ए बी सी डी ई बैठे हैं और फिल्म देख रहे हैं। ए और डी अंतिम छोर पर हैं, एक छोर पर ए है तो एक छोर पर डी है और बी ठीक बीचों बीच में है, बी ठीक बीचों बीच में है। अब यहाँ पर 2 लोग और हैं जो बैठेंगे दाएं बाएं, ठीक है। अब ये हमें नहीं पता है जो आपके पास बी नहीं सी और ई में से कौन यहाँ पर बैठेगा और सी और ई में से कौन यहाँ पर बैठेगा, ये हमें नहीं पता है। तो ये पता करने के लिए कि ए के पास में कौन बैठा है ये हमें कैसे पता लगेगा, ठीक है। ए के पास में कौन बैठा है, अब ये आपको समझना है कि यहाँ पर कौन बैठा है ये कैसे पता लगेगा। तो पहला ऑप्शन है कि बी सी और ई दोनों के ठीक बगल में बैठा है। बी जो है ये सी और ई के बीच में है, बगल का मतलब बीच में बैठा है, ठीक है। पास में है तो पास में तो यहाँ पर होगा, चाहे सी यहाँ पर हो चाहे सी यहाँ पर हो, ये तो इसके पास ही रहेगा। तो पहले वाले ऑप्शन से हम ये नहीं बता सकते हैं कि ए के पास कौन है, तो पहला बेकार हो गया, ठीक है। दूसरा है कि सी डी के बगल में नहीं बैठा है। इन्होंने कहा है कि सी जो है ये डी के बगल में नहीं है, तो सी डी के बगल में यहाँ पर नहीं है, तो इसका मतलब सी जो है ये यहाँ पर बैठा है। और यहाँ कहा था इन्होंने कि ए के बगल में कौन बैठा है, तो आप समझ सकते हैं जब सी जो है ये डी के बगल में नहीं बैठेगा तो इसका मतलब ये सी जो है ए के बगल में बैठेगा, और वही आपसे पूछा गया था। तो आपका यहाँ पर बी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा, ठीक है। आगे देखिएगा आप लोग, यहाँ पर प्रश्न नंबर आपके लिए आ चुका है 17 नंबर। ये सवाल है कि गायब संख्या ज्ञात करें, तो आपको यहाँ बताना है कैसे निकालेंगे, समझ लीजिएगा। अगर आप क्या करें, अगर आप इन सभी को जोड़ लें तो कितना बनेगा, देखिएगा 7 6 13 5 18। यहाँ पर देखिए 8 6 14 4 18, यहाँ पर आपको बताना है। अब आपको यहाँ पर खुद सोचना है कि इसका योग 18 हो जाए, तो क्या रखेंगे 9 5 14 4 18, तो 4 यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा, ठीक है। क्या बनेगा, ऑप्शन बी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। इसके बाद में आप लोग यहाँ पर देखेंगे प्रश्न नंबर आपके लिए आ चुका 18 नंबर। ये सवाल आपका यहाँ पर है, ठीक है। इसको देखिएगा आप लोग। सवाल यहाँ पर कह रहा है कि ए बी दोनों धनात्मक पूर्णांक हैं, तो निम्नलिखित समीकरणों में ए का मान ज्ञात करना है, ए का मान ज्ञात करना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर
पहला ऑप्शन है कि ए का मान ज्ञात करने के लिए केवल समीकरण एक पर्याप्त है। देखिए आपको ए और बी दोनों समीकरण में दे रखा है। जब दोनों समीकरणों में ए और बी दे रखा है, इसका मतलब दोनों समीकरणों को हल करेंगे तो हमें यहाँ पर ए और बी का मान हम निकाल पाएंगे। तो पहले में है कि ए का मान ज्ञात करने के लिए समीकरण एक पर्याप्त है, तो ऐसा नहीं है, एक से नहीं हो पाएगा। दो पर्याप्त है, तो दो भी पर्याप्त नहीं है। फिर कह रहा है ए का मान ज्ञात करने के लिए ना तो अकेला समीकरण एक पर्याप्त है और ना ही अकेला समीकरण दो पर्याप्त है, परंतु दोनों साथ में आवश्यक हैं। तो आपका सी वाला करेक्ट आंसर बनेगा। ठीक है कि ना तो एक से निकल पाएगा ना तो दो से निकल पाएगा, लेकिन अगर हम दोनों से निकालना चाहें तो हम ए और बी का मान निकाल सकते हैं। तो सी ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे इस श्रृंखला में गलत पद ज्ञात कीजिए। तो आपका है 8, फिर आपका है 14, फिर आपका है 26, फिर 48, फिर 98, 194 और आगे भी एक आपका है। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे, देखिए 8 से आप 14 पर आ गए। 8 से 14 पर आ गए, कैसे आ गए? तो 8 दूना 16 और 2 कम क्या 14, फिर 14 दूना 28, 2 कम क्या 26, फिर 26 दूना 52, 2 कम क्या तो 50। बात समझिए आप लोग। यहाँ पर क्या, यहाँ पर हुआ 26 दूना 52 कर दिया, 52 से 2 कम कर दिया, 2 कम कर दिया तो 50 आ गया। यहाँ पर आपका 48 है, तो आपका बी ऑप्शन राइट आंसर बनेगा। ठीक है, इसको भी आप देख लीजिएगा, 50 दूना 100 और 2 कम कर दीजिएगा, 98 आ जाएगा। तो यहाँ पर आपका 50 होना चाहिए था, लेकिन आपका 48 है, 48 आपका गलत है। ओके, इसके बाद आप लोग यहाँ पर देखेंगे प्रश्न नंबर आपके लिए आ चुका है 20 नंबर, और इस सवाल को आप लोग यहाँ पर देख लीजिएगा। कह रहा है यदि निम्नलिखित अक्षरों को मानक वर्ण क्रम के अनुसार आरोही क्रम में लगाया जाए तो बाएं से पहले, चौथे, छठे, 90, 16वें स्थान वाले अक्षरों से कौन सा अर्थपूर्ण अंग्रेजी शब्द निर्मित हो सकता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे सबसे पहले कि अक्षरों को मानक वर्ण क्रम के अनुसार आरोही क्रम में लगाया जाए। तो सबसे पहले तो आप लोग इसको लगाएगा आरोही क्रम में। आरोही क्रम में लगाने के लिए सबसे पहले आपका आएगा ए, तो पहले हम ए को लिखेंगे। उसके बाद बी कहीं पर है, देखिएगा बी वाला यहाँ पर है तो बी को लिखेंगे। फिर सी, तो सी कहाँ पर है, यहाँ पर है सी। फिर डी, तो डी कहीं पर नहीं है। ई, तो ई। एफ भी नहीं है, ई है। ठीक है, ई है यहाँ पर। फिर एफ, तो एफ यहाँ पर एफ नहीं है। एफ के बाद क्या आता है, एफ जी, तो जी यहाँ पर है। ठीक है, जी। एच, तो एच यहाँ पर है। आई यहाँ पर है, तो आई। फिर जे, तो जे आप यहाँ पर चेक करेगा, जे के यहाँ पर है, तो के। फिर एल यहाँ पर है, तो एल। फिर एम, ठीक है, एम है कहीं पर, तो एम नहीं है, एम यहाँ पर नहीं है। ठीक है, है एम यह रहा। ठीक है, एम है। फिर एन, तो एन चेक करेगा, एन नहीं है कहीं पर। ठीक है, ओ भी नहीं है। ओ पी, तो पी कहाँ पर है, पी कहीं पे नहीं है। ठीक है, क्यू, तो क्यू ये रहा। ठीक है, क्यू। आर, तो आर यहाँ पर है। एस यहाँ पर है। टी, तो टी ये रहा। यू यहाँ पर है। वी, तो वी देखिए वी कहाँ पर है, तो वी नहीं है। वी, डब्लू यहाँ पर है। एक्स ये रहा। वाई जेड नहीं है। ठीक है, तो मैंने सब अक्षर यहाँ पर लिख लिए हैं, नोट कर लिए हैं। अब यहाँ पर आपको देखना है कि बाएं से पहला, तो बाएं से मतलब इधर आपका है बायां, इधर है लेफ्ट, तो इधर बायां है। बाएं से पहला ए, फिर चौथा, तो चौथा आपका है ई। फिर उसके बाद, ठीक है, ई यहाँ पर आपका हो गया, यहाँ पर ई। ठीक है, उसके बाद कौन सा है, बाएं से पहले, चौथे, छठे, तो छठे पर आपका आ जाएगा एच। फिर 90, तो 90 पर आपका आ जाएगा एल। और उसके बाद में 16वें, तो 16वें पर आपको गिनना पड़ेगा, 9 पर एल है। फिर 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, तो डब्लू। स्थान वाले अक्षरों से कौन सा अर्थपूर्ण अंग्रेजी शब्द निर्मित हो सकता है, इनमें से मतलब इनसे कौन सा शब्द बन सकता है। तो यहाँ पर आपका ए है, ई है, एच है, एल है, डब्लू है। तो अगर आप देखें तो इसमें बी, देखिए बी वाले में डब्लू भी है, एच भी है, ए एल ई सब है, तो वेल हो जाएगा आपका। ठीक है, तो बी ऑप्शन यहाँ पर आपका बन जाएगा। इसके बाद में आप लोग यहाँ पर देखेंगे सवाल नंबर आपके लिए 21 आ चुका है। यहाँ पर आप देखिएगा, कह रहा है रीना पूर्व में ए से बी की ओर 10 फीट चलती है। तो ए से बी की ओर और पूर्व में, तो बी यहाँ पर होगा, ए यहाँ पर होगा, तो ये 10 फीट चली जाएगी। फिर वह दाएं मुड़ती है और 3 फीट चलती है। अब दाएं मुड़ेगी, 3 चलेगी, तो दाएं का मतलब इधर मुड़ी और 3 चली गई। फिर उसके बाद में दाएं मुड़ती है और 14 फीट चलती है। अब फिर से दाएं 14, तो इसका मतलब ये आगे 14 फीट चलती है। ठीक है,
अब वह ए से कितनी दूरी पर है। अब यहाँ पर आप एक चीज़ देखेंगे कि ये जो दूरी है ये तो आपकी 3 रहेगी, यहाँ पर ये 10 है तो ये वाली हो जाएगी 4, और आपको निकालनी कौन सी, आपको निकालनी है ए से कितनी दूरी पर है। तो जब ये 3 है ये 4 है तो इसका मतलब ये 5 होगा। ठीक है, तो बी ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, इसके बाद आप लोग यहाँ पर देखेंगे निम्नलिखित चित्रों में से एक ही पासे को दो विभिन्न स्थितियाँ दिखाई गई हैं, लाल पृष्ठ के विपरीत कौन सा है। तो यहाँ पर इन दोनों में आपको जो कॉमन है वो आप निकालेगा, काला यहाँ पर भी है, काला यहाँ पर भी है। तो काले से आप लोग जो है इधर से आप पहले पीले पर आएंगे, फिर पीले से आप सफ़ेद पर आएंगे, ऐसे ही काले से आप लाल पर आएंगे, लाल से आप हरे पर आएंगे। तो पहले आपका काला है इधर, फिर आपका है पीला, ठीक है पीला, और फिर कौन सा है, फिर है सफ़ेद। और यहाँ पर देखेंगे तो पहले आपका काला, फिर लाल और फिर हरा। आपको बताना यहाँ पर है कि लाल पृष्ठ के विपरीत कौन सा है। तो लाल के विपरीत देखिए यहाँ पर पीला है। ठीक है, तो पीला आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, पीला। यहाँ पर आप देखेंगे सभी अध्यापक बुजुर्ग होते हैं, कुछ महिलाएं अध्यापक होती हैं। कह रहा है सभी अध्यापक बुजुर्ग होते हैं, सभी अध्यापक जितने भी अध्यापक हैं, ठीक है, ये क्या है, सभी अध्यापक बुजुर्ग, ये सभी कैसे, ये सभी हैं बुजुर्ग। ठीक है, और कह रहा है कुछ महिलाएं अध्यापक होती हैं। अब कुछ महिलाएं अध्यापक का मतलब इस तरीके से आएगा। ठीक है, ये कुछ महिला हैं, ये अध्यापक हो गए। ठीक है, अब आपको बताना है नंबर 1 में कि सभी बुजुर्ग महिलाएं हैं। तो सभी बुजुर्ग जितने हैं वो महिलाएं हैं, तो ऐसा गलत कहना गलत है। ठीक है, कुछ महिलाएं बुजुर्ग होती हैं, तो ये सही है। तो ऑप्शन सिर्फ 2 वाला आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर बनेगा। इसके बाद में आप लोग यहाँ पर देखेंगे प्रश्न नंबर आपके लिए आ चुका है 24 नंबर। इस सवाल को आप लोग यहाँ पर देखिएगा। ठीक है, अब आप सभी को ये सवाल दिख रहा होगा। इसमें आपको बताना है कि ये वाली जो आपकी आकृति बनी है ये इनमें से किस पार्ट से बनी है, मतलब किन टुकड़ों से मिलकर बनी हुई है। तो 2 गोले आपको चाहिए, फिर आपको, ठीक है, उनके अंदर 2 बिंदी रखी है वो भी चाहिए। यहाँ पर 3 बिंदियाँ हैं, पहले में तो गलत हो गया। दूसरा वाला अगर आप देखेंगे तो आपको ये वाला, इसमें एक लाइन ज़्यादा रखी है, ये भी गलत है आपका। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये 2 बार दे रखा आपको है, तो ये गलत है। तो आपका यहाँ पर डी वाला बनेगा। ठीक है, इसके बाद आपके लिए यहाँ पर आ चुका है, ये कह रहा है सवाल कि ये वाली आकृति किसमें छिपी हुई है। तो छिपी हुई आपको बताना है। तो छिपी की बात करेंगे तो आपका ए वाला बनेगा। ठीक है, अगर आप कहें कैसे तो मैं आपको बता दूं। देखिए पहले यहाँ से आया, फिर ये ऊपर की तरफ गया, फिर ये ऐसे गया, ठीक है, फिर ये गया, ये गया। ठीक है, अगर आप चाहें तो इसको फिर से आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग देखिएगा सामान्य ज्ञान तथा सामान्य जागरूकता। तो इसके लिए आपके लिए प्रश्न नंबर है 26। कन्नौज की लड़ाई वर्ष और डैश है में लड़ी गई थी। मतलब कन्नौज की लड़ाई कब लड़ी गई थी, तो 1540 ईस्वी में। ठीक है, 1540 ईस्वी में। 27 नंबर आपके लिए है कि चचनामा में कौन सी विजय के इतिहास का रिकॉर्ड है। तो ऑप्शन आपका राइट होगा ऑप्शन नंबर सी वाला, अरब। ठीक है, चचनामा में अरब विजय के इतिहास का रिकॉर्ड है। आगे देखिएगा आप लोग यहाँ पर प्रश्न नंबर 28 आपके लिए है, मोती मस्जिद इन विश्व धरोहर स्थलों में से किसमें स्थित है। क्या पूछा गया है कि मोती मस्जिद किसमें स्थित है, तो लाल किला परिसर में है। ठीक है, आगे देखिएगा यहाँ पर 29 नंबर में कि वर्ष 1870 में भारतीय सुधार संघ के संस्थापक कौन थे। कौन थे, केशव चंद्र सेन। 23 नंबर देखिए, प्रथम हूण आक्रमण कब हुआ था, तो कब हुआ था, 458 ईस्वी में। ठीक है, 458 ईस्वी में। आगे देखिए प्रश्न नंबर 31, इंटरनेशनल बिजनेस ऑफ बुक ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया है। तो नितिन राज और जेरी विंड, इन दोनों को सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी वाला जो है ये बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। समझ गए हैं आप लोग यहाँ पर। आगे देखिए इसके बाद 32 नंबर में है यहाँ पर कि संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो अस्थायी की यहाँ पर बात की गई है, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, 33 नंबर है कि राज्यसभा की कुल सदस्य संख्या कितनी है। तो राज्यसभा में आपको बताना है कुल सदस्यों की संख्या कितनी है, तो 250। आगे देखिए, द्विसदनीय विधायिका का अर्थ क्या है। द्विसदनीय विधायिका का अर्थ क्या है, तो इसका अर्थ क्या है, निचली और ऊपरी सदन।
ठीक है। इसके बाद आप आगे देखेंगे, प्रश्न नंबर आपके लिए आ चुका है 35 नंबर। घटकों के बीच गुरुत्वाकर्षण द्वारा भारी मात्रा में एक साथ एकत्र हुए तारों, धूल और गैस को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं इसको? आकाशगंगा। ठीक है। इसके बाद देखिए, फिनलैंड की राजधानी क्या है? तो सभी को पता होगी ये तो, हेलसिंकी। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर राइट आंसर बन जाएगा। इसके बाद अगर मैं यहाँ पर बात कर लूँ कि ताशकंद की राजधानी क्या है, मतलब ताशकंद है, ये किसकी राजधानी है? तो ये ताशकंद राजधानी है उज्बेकिस्तान की। बर्न किसकी है? तो बर्न है स्विट्ज़रलैंड की राजधानी बर्न है। और डबलिन किसकी है? आयरलैंड की राजधानी डबलिन है। ठीक है, आयरलैंड की। और फिनलैंड की क्या है? तो हेलसिंकी। पृथ्वी अपनी धुरी के चारों तरफ किस दिशा में घूमती है? किस दिशा में घूमती है? पश्चिम से पूरब की ओर। ठीक है, पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। आगे देखिए 38 नंबर। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का ऑस्कर अवार्ड 2020 का खिताब किसने जीता? तो किसने जीता था? जॉकिन फीनिक्स। ठीक है, जॉकिन फीनिक्स ने जीता था। तो ऑप्शन यहाँ पर कौन सा आपका राइट आंसर हो गया है? ऑप्शन ए आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है। आगे देखिएगा 39 नंबर क्वेश्चन। 39 में आपका है कि रग्बी लीग वर्ल्ड कप 2021 का आयोजन कहाँ होने वाला है? तो इंग्लैंड में। ठीक है, रग्बी लीग वर्ल्ड कप 2021 का आयोजन कहाँ पर होगा? इंग्लैंड में। आवाज़ की माप का मात्रक क्या है? तो आपको यहाँ पर बताना है, तो इसका होगा आपका डेसिबल। ठीक है, आवाज़ की माप का मात्रक क्या है? डेसिबल। और आवृत्ति का मात्रक क्या है? तो आप बताएंगे हर्ट्ज। ठीक है, तो हर्ट्ज जो है, जो आपका है हर्ट्ज, ये आपका है आवृत्ति का मात्रक। और आवाज़ वॉइस, इसका मात्रक डेसिबल। ठीक है। 41 नंबर आपका है कि संवेग के परिवर्तन की दर क्या कहते हैं? संवेग के परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं बल। ठीक है, बल कहते हैं। 42 नंबर आपका है कि निम्नलिखित तत्वों में से किसका गलनांक सबसे कम होता है? किसका गलनांक सबसे कम होता है? तो ब्रोमीन। ठीक है, ब्रोमीन का गलनांक सबसे कम होता है। ऑप्शन ए वाला यहाँ पर आपका राइट आंसर बन जाएगा। कोशिका के किस हिस्से में प्रोटीन बनाया जाता है? तो कोशिका के किस हिस्से में प्रोटीन बनाया जाता है? राइबोसोम में। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा, राइबोसोम। यहाँ पर आप देखेंगे कह रहा है क्लोरोफिल में क्या होता है? तो क्लोरोफिल की यहाँ पर बात की गई है, तो इसमें होता है मैग्नीशियम। तो ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट आंसर बन जाएगा। बृहत अर्थशास्त्र शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो इस शब्द का प्रयोग सबसे मतलब किसने किया, आपसे ये पूछा गया है। तो रेगनर फ्रिश ने किया था। ठीक है, आगे देखिएगा। वह कौन सा देश है जिसने अप्रैल 2019 में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार जायद पदक से सम्मानित किया है? तो उस देश का आपको नाम बताना है। तो उस देश का नाम है संयुक्त अरब अमीरात, UAE। ठीक है। आगे है कि किस राज्य ने मिशन स्टार्ट अगेन शुरू किया? तो ये किसने शुरू किया है? ये शुरू किया है महाराष्ट्र ने। ठीक है, मिशन स्टार्ट अगेन। 48 में है नेम्स ऑफ द वोमेन नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये पुस्तक किसने लिखी है? जीत थाइल ने। तो आपका डी ऑप्शन होगा यहाँ पर। और आपके लिए 49 नंबर यहाँ पर देखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस 2021 का विषय क्या है? तो इसके विषय की बात की गई है द म्यूजिक ऑफ वर्ड्स। ठीक है, द म्यूजिक ऑफ वर्ड्स इसका जो है विषय है। और 50 नंबर आपके लिए है कि उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर रामायण संग्रहालय और सांस्कृतिक केंद्र स्थापित किया जाएगा? तो कहाँ पर क्या आएगा? तो बाराबंकी में क्या आएगा? तो ऑप्शन आपका यहाँ पर डी वाला राइट आंसर बन जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर आपके 50 प्रश्न हो चुके हैं। ठीक है, आगे देखिए आप लोग इसके बाद में प्रारंभिक गणित। ठीक है, अब आपके लिए मैथ के प्रश्न यहाँ पर आ चुके हैं। तो यहाँ पर देखिएगा आप लोग फटाफट से, अगर आप लोगों ने कॉपी कलम को ना निकाला हो तो कॉपी कलम को निकाल लीजिएगा। और देखिएगा हम लोग स्टार्ट करते हैं 51 नंबर से। एक छात्र ने एक संख्या को 21 से विभाजित करने के बजाय 12 से विभाजित किया और उसे उत्तर 35 प्राप्त हुआ। ठीक है, तो आपसे पूछा गया है कि सही उत्तर ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आप लोग सवाल किस टाइप से लगाएंगे देखिएगा। एक छात्र ने एक संख्या को 21 से विभाजित करने के बजाय, जैसे कोई संख्या थी आपको नहीं पता है, हम मान लेते हैं, मान लीजिए x था। ठीक है, तो इस x को 21 से विभाजित करने के बजाय अब हुआ क्या यहाँ पर हुआ ये कि इस x को 12 से विभाजित कर दिया। ठीक है,
और उसे उत्तर 35 मिला, मतलब 35 बार ये चला गया। इस तरीके से समझ लीजिए, आप लोग यहाँ पर हिसाब लगा लीजिएगा, ठीक है। कि किसी संख्या को आपने 12 से डिवाइड कर दिया 21 के बजाय, और 35 आपका उत्तर आ गया। तो यहाँ पर अगर मैं आपसे कहूँ संख्या कितनी होगी, तो आप संख्या निकाल सकते हैं। क्या करेंगे, 12 गुणा में कर देंगे 35, तो कितना होगा, 12 पंचे 60 का 0, हाथ से लगा 6, और 12 3 36 से कितना 42, 420 हो गया। अब आप ये समझिएगा कि आपसे यहाँ पर ये कहा गया है कि अगर हम 21 से अगर सही उत्तर क्या, यहाँ कहा है सही उत्तर याद कीजिए। सही उत्तर का मतलब x की जगह पर आप 420 रखिएगा, और अब इसको भाग करेगा तो 21 दूना आपका आएगा 42, 1 0 आएगा, तो मतलब ये 20 बार चला आएगा, तो आपका उत्तर आएगा 20। तो ऑप्शन ए वाला बनेगा, ठीक है। बात आप समझ गए होंगे, ए ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर ये प्रश्न आपके लिए बिल्कुल सिंपल है। आपको कहा है सरल कीजिए, इन सभी को आपको जोड़ देना है, तो जोड़िएगा तो आपका आएगा 8.888, ये आपका बन जाएगा, ठीक है। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे प्रश्न नंबर आपके लिए है 53 नंबर, और यहाँ पर देखिएगा आपसे यहाँ पर इन्होंने क्या कहा है। इन्होंने यहाँ पर कहा है 12 - 1 का, ठीक है। तो इस तरीके से लिखा है, तो 12 से 1 गया, कितना बचा 11, तो बचा 11, फिर 11 का, फिर 16 15 कितना हुआ 31, फिर गुणा लगाया है, फिर इन सभी को आपको हल करना है, ठीक है। तो 119 और 113 को जोड़ लीजिएगा, तो 200 कितना होगा, 9 3 12 का 2, हाथ से लगा 1 और 3, 232 हो गया। इसमें 16 को माइनस कर दीजिएगा, तो आपका यहाँ बचेगा 216, ठीक है। तो ये आपका हो गया 216। अब आपको करना क्या है, 11 गुणा 31 गुणा 216 कर देना है, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा, 6 एकन 6 एकन 6, लास्ट में आपका 6 आएगा। इकाई का अंक 6 है, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए वाला बन जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा आपका यहाँ पर। आगे देखिएगा, यहाँ पर आपसे कहा गया है 54 में कि इनका निकालना आपको है एलसीएम, लासा निकालना है। तो लासा निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, ये हमें समझना पड़ेगा। तो देखिएगा, जैसे आपका यहाँ पर है ए बी स्क्वायर सी स्क्वायर, फिर आपका है ए स्क्वायर बी सी, फिर आपका है ए क्यूब और बी क्यूब और सी स्क्वायर, ठीक है। ये आपका है, आपको निकालना है लासा। जब मासा की बात की जाएगी तो आप इनकी देखिएगा पावर, सबसे कम पावर जो आपकी होगी वही आपकी मासा होगी, सबसे कम पावर। और जब लासा की बात करेंगे तो आप बड़ी से बड़ी पावर को यहाँ पर देखिएगा। जैसे आप यहाँ पर देखेंगे कि ए की पावर यहाँ पर सिर्फ ए है, यहाँ पर ए स्क्वायर है, यहाँ पर ए क्यूब है, तो बड़ी पावर ए क्यूब हो गई, तो आप उठा लेंगे ए क्यूब। फिर बी देखिए, तो बी स्क्वायर बी और बी क्यूब है, तो यहाँ पर बी क्यूब कर देंगे। फिर यहाँ पर सी स्क्वायर, यहाँ पर सी स्क्वायर, तो सी स्क्वायर बड़ी पावर, सी स्क्वायर यहाँ कर देंगे। तो ये आपका बन जाएगा ए क्यूब बी क्यूब और सी स्क्वायर। तो ए क्यूब बी क्यूब सी स्क्वायर आपको ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए में दिख रहा है। तो इस प्रश्न के लिए आपका राइट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन सी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। आगे देखिए आप लोग, यहाँ पर आप लोग सवाल को समझिएगा। तो यहाँ पर आप लोग देखिएगा, प्रश्न है कि एक कस्बे की 5% जनसंख्या की किसी महामारी में मृत्यु हो जाती है, और बची जनसंख्या में से 8% घबराकर कस्बे को छोड़कर चले गए। यदि कस्बे की कुल जनसंख्या, अभी लिखा हुआ यहाँ पर है कि 88,274 है, तो शुरुआत में कस्बे की कुल जनसंख्या कितनी थी, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे, सबसे पहले तो अगर हम चाहें तो यहाँ पर मान सकते हैं कि माना कुल कस्बे की जो कुल संख्या थी वो x मान ली हमने। तो कुल संख्या आपने x मान ली, इसमें से हुआ क्या कि 5% जनसंख्या किसी महामारी में मृत्यु हो जाती है। अब देखिए 5% जनसंख्या महामारी में इसकी मृत्यु हो गई, तो बची कितनी 95%। तो लिख लेंगे यहाँ पर 95/100, इतनी बची है। इसमें से क्या हुआ कि बची जनसंख्या में से 8% घबराकर कस्बे को छोड़कर चले गए। अब इसमें से 8% चले गए तो कितने बचेंगे, 92% यहाँ पर बच गए, और जो बच गए वो हैं अभी 88,274। तो ये वैल्यू आपको दे रखी है 88,274, ये आपको यहाँ पर दे रखा है। आपको बताना है कस्बे की कुल संख्या, आपको यहाँ पर सिर्फ x का मान निकाल देना है। तो आप क्या करेंगे, 19 पना 95 और 19 से काटेंगे, 19 चौक 76, बचा कितना, बचा 12, 122 हो गया। 19 छंगा 114, बचा कितना 8, 87 हो गया। 19 चौक 76 और कितना बचेगा 11, तो 19 छंगा 114, इतना हो गया, ठीक है। फिर इसके बाद में 23 चौका 92, और यहाँ पर देखिए 23 दूना 46, फिर 0 23 दूना 46, ये इतना आ जाएगा आपका। फिर इसके बाद में देखिएगा 5 एकन 5, 5 दूना 10, ठीक है, और 4 एकन 4 और 4 पंचे 20। तो x बराबर आपका कितना आएगा, 202 गुणा 5 गुणा 100। तो 5 दूना 10 का 0 हाथ लगा 1, फिर 5 दूना 10, और आपके पास 2 0 और हैं, तो इतना बनेगा। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी वाला बन जाएगा, ठीक है।
ऑप्शन बी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। इसके बाद में आप लोग यहाँ पर देखेंगे प्रश्न नंबर आपके लिए आ चुका है 56 नंबर। ये सवाल करा है कि राम को एक परीक्षा में 40% अंक प्राप्त हुए और वह 20 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। आदित्य को 45% अंक प्राप्त हुए, प्राप्तांक उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंकों से 30 अंक अधिक है। तो यहाँ पर देखिए, जब राम को यहाँ पर 40% अंक प्राप्त हुए थे तो वह 20 अंकों से फेल हो गया। इसका मतलब उसके पास अगर 20 अंक और होते तो पास हो जाता। इसी तरीके से आदित्य को 45% अंक मिल गए और उसको 30 अंक ज़्यादा मिल गए। अगर इसमें से हम 30 कम कर दें तो ये पास हो जाता। तो इन दोनों का वैल्यू हो जाता बराबर। इसको आप हल करेंगे तो 20 और प्लस कर देंगे 30 बराबर आपका हो जाएगा 45% और माइनस का 40%। तो इनके बीच का गैप है 5%, जिसकी वैल्यू आपके आगे 50। तो 1% आपका आया था 10। 1% कितना होता 10। अगर उत्तीर्ण होने के लिए कितने परसेंट अंकों की आवश्यकता होती है आपसे पूछा गया है। तो ये तो है उत्तीर्ण होने के लिए तो कितना है 40% और प्लस का आपका 20 और है। ठीक है, तो देखिए 40% तो ये हो गया। जो आपके 20 अंक है ना उनको आपको बताना है परसेंटेज में। तो 1% 10 तो 2% ये हो जाएगा। तो हो गया 42%। तो 42% अंक चाहिए होंगे पास होने के लिए। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, आगे देखिए। इसके बाद सवाल नंबर आपके लिए आ चुका है 57 नंबर। 3 दिन का 30 घंटे के साथ अनुपात ज्ञात कीजिए। तो कैसे निकालेंगे ये समझना होगा सबसे पहले हमें कि 3 दिन और अनुपात में आपको बताना है 30 घंटा। अब आप ये बताइएगा कि 3 दिन में कितने घंटे होंगे। तो एक दिन में होते हैं घंटे कितने, 24 घंटे होते हैं। तो 3 दिन में होंगे 3 गुणा 24 घंटे और ये अनुपात आपको निकालना है 30 घंटा। इन दोनों के बीच में आपको अनुपात बताना है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे। सबसे पहले तो देखिए घंटा हटाइए, फिर उसके बाद में 3 एक्कन 3 और 3 दशामन 30 आपका ही हो जाएगा। और उसके बाद में आप यहाँ पर देखेंगे तो 2 12 24 और 2 पंचे 10। तो 5 12 और 5। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी वाला बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, कितना आपका बन जाएगा यहाँ पर 12:5। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो गया यहाँ पर। आगे देखिएगा। इसके बाद सवाल नंबर आपके लिए आ चुका है 58 नंबर और इस सवाल को आप लोग यहाँ पर देखिएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम लोग देखते हैं। मनु के पिग्मी लिखा है पिग्गी बैंक में 50 पैसे 1 रुपये और 2 रुपये के कुल 221 रुपये हैं और जिनका अनुपात 4:3:6 है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि पिग्गी बैंक में 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये आपसे कहा गया है। अब यहाँ पर देखिएगा आपको सिक्कों का अनुपात रखा है कि 4:3:6 के अनुपात में है। ठीक है, तो पहले तो हम इनका देखते हैं मूल्य वाला। ठीक है, तो इसमें आपसे क्या रखा है कि 50 पैसा और 1 रुपये और 2 रुपये। ठीक है, 50 पैसा 1 रुपये और 2 रुपये वाले आपके पास क्या है सिक्के वगैरह हैं। ठीक है, और अनुपात आपको रखा है कितना है 4:3:6। अगर मैं रुपये की बात करूं तो यहाँ पर आपका ये वाला हो जाएगा 1/2 रुपये। बताइएगा 1/2 रुपये हो जाएगा ना। और इनका सिक्कों का अनुपात कितना है, अनुपात आपका है 4:3:6। तो इनका टोटल मूल्य कितना हो जाएगा अगर मैं आपसे कहूँ तो अगर आप चाहें यहाँ पर तो आप एक्स मान लगा सकते हैं। ठीक है, जिससे कि आपको थोड़ी आसानी रहेगी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे जितने आपके यहाँ पर देखिए जितने सिक्के हैं और कितने के सिक्के हैं उनकी गुणा कर देंगे। तो 4x और बटा में आपका जाएगा यहाँ पर 2, ये हो जाएगा आपका यहाँ पर। फिर आपका यहाँ पर होगा 3x बटा में आपका रहेगा 1 और यहाँ पर आपका होगा 6x बटा में आपका होगा 2। अगर आप इसको थोड़ा सॉल्व करें तो ये आपका आ जाएगा यहाँ पर 2 आ जाएगा और यहाँ पर आपका आ जाएगा 2 3 6। तो 2x 3x 3x इस टाइप से आपके x वगैरह बन गए हैं। इन सबको जोड़ेंगे तो 2x और 3x 5x 5 3 8। तो ये आपका हो गया 8x और 8x जो है ये आपका किसके बराबर हो जाएगा ये भी आपको समझना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आप देखिएगा सही कर रहा हूँ मैंने, यहाँ पर थोड़ी सी गलती यहाँ पर हो गई है, थोड़ी सी गलती। ठीक है, बैक कर रहा हूँ थोड़ा। यहाँ पर समझिए आप लोग, जैसे आपने यहाँ पर क्या किया है कि गुणा की थी 1/2 की तो ये तो हो जाएगा, लेकिन ये 3x वाला 3x रहेगा और आगे वाला आपका हो जाएगा 6 दूना 12x हो जाएगा। ठीक है, 12x ये थोड़ी सी हमसे मिस्टेक हो गई। ठीक है, 12x यहाँ पर कर देंगे। अब ये 2 यहाँ पर आएगा तो 2x और 3x और 12x कितना हुआ 17x। ये बराबर हो जाएगा टोटल मूल्य कितना है 221। तो 221 के बराबर हो जाएगा। x निकल के आएगा देखिएगा 17
इक्कन 17 बचा कितना, 5 17 51, तो एक्स आ गया आपका 13, एक्स आ गया 13। अब यहाँ पर करा है 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो 50 पैसे वाले सिक्के कितने हैं, देखिएगा 50 पैसा ये रहा और सिक्के हैं 4x, तो 4x हैं तो 4 गुणा 13 कितना हो गया 52। तो 52 यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर बनेगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए वाला बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा, ठीक है। 52 आपका करेक्ट बनेगा। आगे देखिए यहाँ पर 59 नंबर यहाँ पर क्या रहा है सवाल कि एक कार एक निश्चित दूरी को 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 8 घंटे में तय करती है। इसी दूरी को 5 घंटों में तय करने के लिए इसकी चाल में कितनी वृद्धि होनी चाहिए। अब यहाँ पर आप लोग देखिएगा, एक कार एक निश्चित दूरी को 50 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से 8 घंटे में तय करती है। दूरी कितनी होगी, चाल गुणे समय, तो निकाल देंगे फटाफट से, 50 गुणा 8 कर देंगे, कितना होगा 400 किलोमीटर। तो 400 किलोमीटर की दूरी हो गई, डिस्टेंस हो गई 400 किलोमीटर। करा इसी दूरी को 5 घंटे में तय करना है। अब आपको टाइम दिया गया है कि 5 घंटे का टाइम आपके पास है, तो बताइएगा कि इसकी चाल में कितनी वृद्धि होगी। तो अगर हम अब चाल निकालें, चाल कितनी होगी, दूरी बटा समय, तो दूरी बटा समय, तो 5 अट्ठे मतलब 80। अभी आ गया आपका 80 किलोमीटर प्रति घंटा। कितनी वृद्धि हो गई आप बताइएगा, कितनी वृद्धि हुई, पहले 50 थी अब 80 हो गई चाल, तो 30 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि हो जाएगी यहाँ पर। तो ऑप्शन सी वाला यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर बनेगा, ठीक है। सी ऑप्शन राइट आंसर बन जाएगा। आगे देखिए इसके बाद सवाल नंबर 60। यहाँ पर आपसे कह रहा है कि एक 150 मीटर और लंबी रेलगाड़ी 54 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है। रेलगाड़ी द्वारा एक खंभे को पार करने में लगा समय ज्ञात कीजिए। समय क्या होता है, दूरी बटा चाल होता है। दूरी 150 मीटर की है और चाल कितनी है, 54 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए 54 किलोमीटर प्रति घंटा की बात की गई है, तो 54 लिखेंगे और किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकेंड में चेंज करेंगे। तो चेंज करने के लिए इसमें हम गुणा करेंगे 5/18 से, तो 5 और बट्टा 18 का मतलब ऊपर आएगा 18, तो इतना आपका यहाँ पर आएगा, ठीक है। और 18 तियाँ 54, फिर 5 तियाँ जो 15 आपका है, 15 से 15 कैंसिल होगा, यहाँ पर आपका आएगा 10, तो ये आपका आ जाएगा 10 सेकेंड, ठीक है, 10 सेकेंड। तो ऑप्शन बी वाला आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। इसके बाद में आप यहाँ पर देखेंगे सवाल नंबर आपके लिए आ गया, यहाँ पर है 61 नंबर। कह रहा है कि हीरू ने 47,000 रुपये में पुरानी कार खरीदी और इसकी मरम्मत में 3,000 रुपये खर्च कर दिए। यदि वो कार को 58,000 में बेचता है तो उसके लाभ का परसेंटेज ज्ञात कीजिए। देखिए 47,000 में खरीदी और 3,000 और खर्च कर दिए, तो टोटल उसको पड़ गई कितने में, 50,000 में। तो इसका मतलब उसने उसे ख़रीदा कितने में, 50,000 में खरीद लिया, क्योंकि 47 में खरीदा, 3,000 और खर्च कर दिए, तो टोटल उसको पड़ गई 50,000 की। अब बेचता कितने की है, बेचता है 58,000 की। अब आप यहाँ पर हिसाब लगाइए कितने रुपए का उसको फ़ायदा हुआ, तो 8,000 का फ़ायदा हुआ, किस पर, अब 50,000 पर, ठीक है। गुणा कर दीजिएगा 100 से, अब आपका आंसर यहाँ पर निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो गुणा करेंगे आपके, पहली बात तो 4 जीरो से आपके 1 2 3 4 जीरो कैंसिल होंगे, 5 से आएगा आपका 16 बार, तो 16% आपका यहाँ पर लाभ परसेंट होगा, कितना, 16% यहाँ पर आपका हो जाएगा। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर राइट आंसर बनेगा। इसके बाद में आप लोग यहाँ पर देखेंगे, करा एक वस्तु को 5% हानि पर 12,35 रुपये में बेचा गया। 10% के लाभ पर वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए जब हानि होगी तो आप 100 से माइनस करेंगे, जब लाभ होगा तो आप 100 में जोड़ देंगे। एक वस्तु को 5% हानि पर बेचा गया, तो 5% हानि पर बेचा गया, इसका मतलब 95% पर बेचा गया। तो 95% की वैल्यू आपको रखी है 1235 रुपये। और आपसे कहा गया 10% के लाभ पर बेचें अगर, तो 10% का लाभ का मतलब 110% की वैल्यू आपको निकालनी है। कैसे निकालेंगे, 1235 लिखेंगे और गुणा में 110 करेंगे, बटा में कर देंगे 95 मतलब 95, ठीक है। हल करेंगे इसको हम, तो 19 पना 95 और 19 से काटेंगे तो 19 छंगा 114, बचे कितने 95, 19 पना 95 और 5 से काटेंगे तो 13 पना 65, ठीक है। तो गुणा कर देंगे इसकी, तो 0 आएगा, 13 का 13 का 3 हाथ लगा 1 और 1 14, ठीक है। तो 1430 रुपये आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर बनेगा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर बन जाएगा, ठीक है। इसके बाद हमें देखना है अगला प्रश्न, तो देखते हैं आगे हम लोग यहाँ पर अगले सवाल को। तो देखिए यहाँ पर आप लोग सवाल नंबर 63 आपके लिए यहाँ पर आ चुका है और यहाँ पर आपसे कहा गया है कि 22% छूट देने के बाद भी 17% लाभ प्राप्त करने के लिए किसी वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना अधिक होना चाहिए। तो यहाँ पर जब भी लाभ और छूट की बात की जाएगी तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर MP और CP में अनुपात निकाल देंगे।
ठीक है। MP और CP में आपका अनुपात निकल के आ जाएगा। कैसे अनुपात निकल के आएगा ये आपको यहाँ पर समझना पड़ेगा। तो MP का आपका फॉर्मूला बनेगा 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट और अनुपात, और यहाँ पर आपका 100 और माइनस और छूट मतलब डिस्काउंट परसेंट, ये आपका फार्मूला होता है। ठीक है, क्या मैंने आपको बताया है, अंकित मूल्य अनुपात क्रय मूल्य बराबर क्या आपका हो जाएगा 100 प्लस लाभ परसेंट और 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। तो 100 प्लस लाभ परसेंट कितना है 17, तो ये हो जाएगा आपका 117 और अनुपात ये आपका बन जाएगा 100 से 22 का कितना बचेगा 78। तो इन दोनों का अनुपात यहाँ पर निकल के आ गया कितना है 117 और 78। आपसे कहा गया तो किसी वस्तु का अंकित मूल्य जो है उसके क्रय मूल्य से कितना अधिक होना चाहिए। तो अंकित मूल्य क्रय मूल्य से यहाँ पर कितना अधिक है आप देखिए ज़रा कितना अधिक है, तो इसका अंतर करना पड़ेगा हमें। तो इसके अंतर करेंगे, चलिए अंतर करते हैं क्या होगा यहाँ पर। तो अंतर होगा इसका 117 और 78 अंतर करिएगा तो कितना 17 से 8 गया कितना बचेगा, तो 9 बचेगा यहाँ पर, और 10 से 7 का 3 39, तो 39। ठीक है, और लिखा है कि तो किसी वस्तु का अंकित मूल्य जो है उसके क्रय मूल्य से कितना अधिक होना चाहिए। तो 39 ज़्यादा है। एक मिनट रुकिएगा, यहाँ पर सवाल को हम फिर से समझते हैं यहाँ पर कि हमारा सवाल जो है यहाँ पर क्या कह रहा है। ठीक है, तो आपका यहाँ पर अंकित मूल्य कितना यहाँ पर निकल गया, अंकित मूल्य आपका यहाँ पर आ गया है कितना 117 हो गया, और यहाँ पर ये आपका कितना हो गया, ये आपका हो गया 78। तो 39 आपका यहाँ बढ़ा है। और आपसे कहा है कि किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से कितना अधिक होना चाहिए। चलिए यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा एक काम करते हैं। ठीक है, इसको हटाते हैं थोड़ा यहाँ पर हम लोग ये देखते हैं कि जैसे हम आपको बताते थे कि किसी भी चीज़ का आप अगर क्रय मूल्य मानेंगे तो आप कितना मानेंगे, ये देख लेते हैं। ठीक है, तो अगर आप देखें यहाँ पर किसी भी चीज़ का अगर आप क्रय मूल्य माने, क्रय मूल्य तो आप कितना मानेंगे, तो क्रय मूल्य आप हमेशा 100 मानते हैं, हमेशा कितना मानते हैं 100 मानते हैं। तो 78 की वैल्यू आपकी कितनी है, 78 की वैल्यू आपकी हो गई 100, तो 117 की वैल्यू कितनी होगी, तो 100 गुणा में आपका 117 होगा, बटा में आपको होगा 78। अब अगर आप इसको हल करेंगे, ठीक है, तो हल करेंगे 13 4 78 और 13 9 117 और 3 दूना 6 और 3 3 9 और 2 से काटेंगे आपका आएगा 50 बार, तो आपका आ गया 5 या 15, मतलब 117 की वैल्यू आपकी आ गई कितनी 150। अब यहाँ पर आपको देखना क्या है, यहाँ पर आपको ये देखना है कि अगर आपका क्रय मूल्य 100 रुपये है तो आपका जो MP है ना अंकित मूल्य, ये आपका हो गया 150 रुपये। अगर क्रय मूल्य आपका 100 है तो अंकित मूल्य यहाँ पर 150 है। तो पूछा गया है कि अंकित मूल्य जो है वो क्रय मूल्य से कितना अधिक होना चाहिए, तो क्रय मूल्य से 50 अधिक होना चाहिए, इसका मतलब 50% अधिक होना चाहिए। ठीक है, 50% अधिक होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका ए वाला बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। आगे देखिएगा, इसके बाद सवाल नंबर आपके लिए आ चुका है 64 नंबर। इस सवाल को हम लोग यहाँ पर देखेंगे। हमारा प्रश्न ये है कि जो आपको संख्याएं दे रखी है इनका आपको बताना है औसत। औसत निकालने के लिए फार्मूला होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो एवरेज में यहाँ पर निकालना है, एवरेज कैसे निकालेंगे, पदों का योग, तो 3/4 और प्लस 5/8 प्लस 7/12 प्लस 15/16 और बटा में आपका पदों की संख्या कितनी है 4। तो इतना आपका यहाँ पर बनेगा। ठीक है, तो जब आप लोग इसको हल करेंगे तो आप लोग किस टाइप से हल करेंगे ये आपको समझना है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, निकालेंगे LCM। तो इसका LCM कितना आएगा, तो इसका जो आपका LCM है ना वो आपका आएगा देखिएगा 48 आ जाएगा। ठीक है, 48 के बाद आप यहाँ पर क्या करेंगे 4 से भाग करेंगे, 4 12 बार जाएगा, तो 12 3 आपका हो गया 36, यहाँ पर कर देंगे प्लस, और 8 6 48, तो 6 5 30 हो जाएगा यहाँ पर, प्लस 12 चौक 48 7 चौक 28 प्लस 16 3 48 15 3 45, बटा में 4 आपका है वो आपका इसके 4 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऊपर कितना बना 8 6 14 5 19 का 9 असर लगा 1 और 3 3 6 और 1 7 2 7 2 9 और 4 13 139, बटा में आपका है 48 गुणा में आपका है 4। एक बार आप लोग ऊपर फिर से देख लीजिएगा जो आपका आया है वो बिल्कुल सही है या कहीं से थोड़ी सी गलती हो गई है। तो 5 8 13 13 और 6 कितना हुआ 19 का 9 वहाँ से लगा 1 3 3 6 1 7 2 9 4 13। ठीक है, बिल्कुल इतना सही है। अब आपको इसके बाद थोड़ा सा इसको और सॉल्व कर देना है। ठीक है, तो 139 किससे कटेगा, ये तो किससे नहीं कट रहा है, तो गुणा कर देंगे, तो 139 आपका ऊपर आएगा और बटा में देखिए 4 8 32 का 2 वहाँ से लगा 3 और 16 3 कितना 19, तो 192। तो 139 बट्टा 192 ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका ए वाला बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है,
इसके बाद में आप लोग यहाँ पर देखेंगे प्रश्न नंबर आपके लिए आ चुका है 65 नंबर। ये देखिएगा सवाल आपका क्या कह रहा है। किसी कक्षा में 18 लड़कों के एक टेस्ट में प्राप्त अंकों का औसत 16 है, जबकि कक्षा के कुल 30 विद्यार्थियों का औसत 18.1 है। तो लड़कियों के प्राप्तांक का औसत कितना है। अब देखिएगा 18 लड़कों के एक टेस्ट में प्राप्त अंकों का औसत है 16 और कक्षा में कुल कितने हैं उनका है 18.1। तो लड़कियों का औसत आपसे यहाँ पर पूछा गया है, तो कैसे आप लोग यहाँ पर निकालेंगे ये आपको सबसे पहले समझना होगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम लोग देखते हैं किस टाइप से निकल गया। अगर हम देखें कुल योग कितना होगा, तो कुल अगर योग देखें तो जितने विद्यार्थी हैं 30 है ना, और कुल औसत कितना 18.1, तो गुणा कर देंगे इसका। तो 3 एकम 3, 18 3 54, तो ये होगा 5। ठीक है, 5 4 3 मतलब 540। अगर हम लड़कों का योग देखें, लड़का कितने हो गए हैं, लड़कों का योग तो लड़के कितने 18 लड़के हैं, इनका औसत है 16, तो गुणा करेंगे 16 अट्ठे 18 छंग 18 छंगा 108 का 8 लगा 10, 18 का 18 28, तो इतना हो गया। अब मैं अगर आपसे यहाँ पर पूछूं कि लड़कियाँ कितनी होंगी, ठीक है, तो लड़कियों की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो आप यहाँ पर देखिएगा 13 से 8 गया तो 5। ठीक है, 13 से 8 गया 5, 13 से 8 गया तो 5, और यहाँ पर कितना बचेगा 2। ठीक है ना, सही है। फिर इसका बाद इतना करने के बाद हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर निकालेंगे लड़कियाँ हैं कितनी। तो देखिए कुल 30 बच्चे हैं, 18 लड़के हैं, तो इसका मतलब 12 लड़कियाँ हैं। तो लड़कियों का जो औसत हमारा निकलेगा वो देखिए पदों का योग बटे पदों की संख्या ही होता है, तो गुणा भाग कर देंगे। तो 12 दूना 24 बचा 1, कितना हो गया 15 हो गया, 12 एकन 12 बचा 3, 30 हो गया, 12 दूना 24, तो 21.25। ठीक है, 21.25 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिएगा इसके बाद सवाल नंबर 66। यहाँ पर देखिएगा ए एक काम को 10 दिन में करता है और बी 20 दिन में करता है। तो ए काम करता है 10 दिन में और बी काम करता है 20 दिन में। यदि वे 5 दिनों के लिए एक साथ काम करते हैं तो काम का कितना भाग समाप्त होगा। तो सबसे पहले आप इनका एलसीएम निकालेंगे, आएगा 20, ये आपका हो जाएगा टोटल वर्क। फिर 10 दूना 20, 20 एकन 20, ये जो आपका मैंने लिखा है 2 1, ये आपकी आ गई इफ़िशियंसी। क्या आ गया, इफ़िशियंसी। यदि वे 5 दिनों के लिए साथ मिलकर काम करते हैं, अब आप हिसाब लगाइए 5 दिन में कितना काम कर लेंगे। तो एक दिन में काम करते हैं 2 1 3, और 5 दिन में कितना करेंगे, तो 15 काम कर लेंगे। एक साथ में काम करेंगे कितना करेंगे, 15 काम कर लेंगे। तो काम का कितना भाग समाप्त होगा, तो 15 भाग समाप्त हो जाएगा कितने में से, 20 में से। तो 20 टोटल है, 15 समाप्त होगा, इसका मतलब 3/4 काम आपका फिनिश हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए वाला आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर बनेगा। और कितना बनेगा, 3/4 भाग। इसके बाद में आप यहाँ पर देखेंगे प्रश्न नंबर आपके लिए आ चुका है 67 नंबर। पी और क्यू एक साथ एक काम को 7 दिन में करते हैं और पी क्यू से 2 गुना कुशल है। पी अकेले उस काम को कितने दिन में कर सकता है। मतलब देखिए पी क्यू से 2 गुना कुशल, इसका मतलब पी जो है ये क्यू से 2 गुना, मतलब क्यू की क्षमता 1 तो पी की क्षमता 2 है। ये इफिशियंसी आपको रखी है। और कह रहा है कि पी और क्यू एक साथ काम को करते हैं 7 दिन में। तो अगर पी और क्यू मिलकर काम को करते हैं 7 दिन में, तो टाइम इनको लगता है 7 दिन का, 7 दिन लगते हैं दोनों मिलकर। तो ये वर्क होगा कितना, तो वर्क का क्या होता है, ए इंटू टी होता है। इफिशियंसी सबकी मिलाकर 3 और दिन 7, इसका मतलब टोटल 21 काम है, और 21 काम हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर कह रहा है कि पी अकेले उस काम को कितने दिन में कर सकता है। पी अकेले इस काम को कितने कर सकता है, मतलब आपको पूछा गया टाइम कितना होगा, टाइम। ठीक है, तो समय क्या होता है, दूरी नहीं, समय क्या होता है, वर्क अपॉन इफिशियंसी। तो वर्क तो आपका 21 हो गया, काम करेगा कौन, तो पी करेगा। तो पी की क्षमता कितनी है, 2, तो 2 से भाग कर देंगे, तो कितना आएगा आपका 10.5। ठीक है, 10.5 आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर बनेगा। ठीक है, कितना बनेगा आपका 10.5। यहाँ पर आपसे कहा गया है कि एक व्यक्ति साधारण ब्याज की 4% प्रतिवर्ष की दर से 2 वर्ष के लिए 5,000 रुपये उधार लेता है। वह इसे 2 वर्ष के बाद 2 वर्ष के लिए 6.25% की वार्षिक दर से अन्य व्यक्ति को दे देता है। प्रतिवर्ष उसके द्वारा प्राप्त लाभ ज्ञात कीजिए। तो अब आपको यहाँ पर क्या देखना है, समझिएगा थोड़ा। ठीक है, यहाँ पर आपको देखना है कि व्यक्ति जो है ये 2 वर्ष के लिए 5,000 रुपये लेता है और इसे 2 वर्ष के लिए किसी दूसरे को देता है, लेकिन लेता है 4% की दर पर और उसको दे देता है 6.25% की दर से। अब इसको कुछ ना कुछ तो लाभ होगा। लाभ कितना होगा,
तो हम ये देखेंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे, देखिए आपका समय कितना रहेगा, समय रहेगा 2 वर्ष का। आपका पी कितना रहेगा, पी रहेगा 5,000 रुपये, क्योंकि उतने रहता उतने रहता है। और जो आपका दर है ना आर, ये आपकी चेंज होगी। मतलब क्या है, वो 6.25 पर देता है और अपने आप लेता है 4% पर। तो इसको फ़ायदा कितने परसेंट का होगा, घटाइए कितना आपका आएगा। तो आप इसको माइनस करिएगा तो 75 यहाँ पर आएगा पॉइंट, और यहाँ पर आपका कितना रहेगा, यहाँ पर गलत कर दिया मैंने, यहाँ पर आपका इसका बचेगा 2.25%। इसका इतना दर आएगा ना। अब आप इसको निकाल दीजिएगा। तो आप सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे, कितना आएगा, मूलधन आपका है 5,000, दर कितना है 2 वर्ष का है, और दर कितनी 2.25 बटा में हम कर देंगे यहाँ पर 100। यहाँ से हटेगा 2 जीरो आपके और आएंगे, ठीक है। आप इसको हल कर लेंगे तो आपका 1 2 3 4, तो 1 2 3 और 5 दूना 10, तो पूरे 4, ठीक है। तो ऐसा ही आपका आ गया यहाँ पर कितना है 225। मतलब इसको इतना फ़ायदा हो जाएगा, जो आपका सिंपल इंटरेस्ट आया है ना, कितना आया आपका है 225, ये इसका फ़ायदा आएगा, ये आएगा 2 वर्ष का, क्योंकि 2 वर्षों के लिए दिया इसने। यहाँ कह रहा है प्रति वर्ष कितना फ़ायदा होगा। तो 1 वर्ष का निकालने के लिए आप क्या करेंगे, 225 में आप भाग कर देंगे 2 से, तो 1 1 और 2 चौक 2 दूनी 4, तो 112 पॉइंट कितना आएगा 50, ठीक है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर बनेगा। तो यहाँ पर आप लोग इस बात को समझते होंगे, ठीक है, कि ऑप्शन आपका यहाँ पर कौन सा बनेगा, आपका बी ऑप्शन बन जाएगा। इसके बाद आप लोग यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर आपसे करा 2,000 रुपये 40% की दर से वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से तीसरे वर्ष के लिए ब्याज की राशि ज्ञात कीजिए। तीसरे वर्ष के लिए ब्याज की राशि ज्ञात कीजिए। अब तीसरे वर्ष के लिए ब्याज की राशि हम लोग कैसे निकालेंगे, ये हमें यहाँ पर समझना पड़ेगा। तो देखिए मैं आपको बता रहा हूँ तरीका। सबसे पहले आप लिख लेंगे मूलधन कितना आपका है 2,000 का है, आप लिख लेंगे 2,000 रुपये, और तीसरे वर्ष के लिए बताना है ना आपको, तो मतलब 3 वर्ष का निकाल लीजिएगा, 1 वर्ष का, 2 वर्ष का और 3 वर्ष का। इस तरीके से हम आपको निकाल के दिखा रहे हैं, ठीक है। देखिए दर आपकी 40%, इसका मतलब होता है 2/5। तो सबसे पहले आप इसका 2/5 निकाल दीजिएगा, तो 5 चौका 20 आपका आएगा 400 और दूना 800, तो ये आपका निकल जाएगा 800। यहाँ पर भी 800 1 साल के लिए, 800 2 साल के लिए, 800 3 साल के लिए। ये सिर्फ 1 वर्ष का, यहाँ 1 वर्ष ने, ये 1 वर्ष का आपका यहाँ पर, 1 वर्ष का यहाँ पर, 1 वर्ष का यहाँ पर, ये तीनों वर्ष का यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट आया है। लेकिन यहाँ पर क्या गया, चक्रवृद्धि ब्याज है। तो अब ब्याज पर ब्याज लगता है ना, तो ब्याज पर ब्याज देखेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस पर यहाँ पर ब्याज लगाएंगे। तो इसका भी हमें निकालना पड़ेगा 2/5, तो 5 16 बार 160, 16 दूनी 32, तो 320 आपका आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपका 320 लग जाएगा। फिर उसके बाद में आप जब तीसरे साल के लिए देखेंगे, तो पहले तो 800, ये वाला 800 है, इसका जो ब्याज लगेगा वो आपका यहाँ पर आएगा। फिर इस वाले का ब्याज 320 ये भी आएगा। फिर 320 पर जो आपका ब्याज लगेगा कितना लगेगा देखिएगा, तो 5 से आप काटेंगे इसको, तो आप इसका निकाल देंगे 2/5 किसका, 320 का। तो 5 चक्का 30, 5 चौका 20, तो 4 दूना 8, 6 दूना 12। तो ये जो ब्याज है ना, इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा तीसरे वर्ष के लिए ब्याज। तो ये वाला जो ब्याज आपका है, ये आपका तीसरे वर्ष के लिए ब्याज आएगा, ठीक है। ये वाला ब्याज तीसरे वर्ष के लिए है। तो कितना ब्याज है आप देख लीजिएगा, 8 का 8 पहले आ गया, फिर 2 2 4 2 6 आ गया, फिर उसके बाद 8 3 11 3 14 1 15, 1568 रुपये। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा, ठीक है। 1568 रुपये आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा। आगे देखिएगा, इसके बाद 70 नंबर आपके लिए यहाँ पर आ चुका है। और अब आपको यहाँ पर देखना है, सवाल को समझना है कि एक समकोण त्रिभुज में ज्यामितीय आधार से लंब 4 सेमी बड़ा है और कर्ण उससे 4 सेमी बड़ा है। अब यहाँ पर आप लोग बात को समझिएगा। समकोण त्रिभुज एक है, समकोण त्रिभुज सिस्टम में यह है कि ज्यामितीय आधार से लंब जो है 4 सेमी बड़ा है, मतलब आधार से लंब बड़ा है। तो आधार तो आप ही मान लेंगे, आधार x मान लीजिए। तो लंब जो आपका है 4 सेमी बड़ा है, इसका मतलब ये हो जाएगा x + 4, और कर्ण उससे 4 बड़ा है, मतलब कर्ण जो है वो लंब से 4 बड़ा है, इसका मतलब ये हो जाएगा x + 8। ये आपका समकोण त्रिभुज है। तो आपको बताना है कर्ण की लंबाई की गणना कीजिए कि कर्ण की लंबाई कितनी है। तो इसके लिए आपका फार्मूला क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। अब चाहे तो आप यहाँ पर एक काम कर सकते हैं, जैसे इन्होंने करा x + 8 करा है इन्होंने, ठीक है, कह दिया है। अब आप चाहें तो कर्ण, इन्होंने कहा कर्ण की लंबाई याद कीजिए, और कर्ण आप मान लें कि a वाला आपका है, तो आप इसकी जगह 12 कर दें। तो इस टाइप से अगर आप करना चाहें तो आप करके आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, ठीक है। फिलहाल मैं इसको सीधे लगाता हूँ यहाँ पर सवाल को, ठीक है। तो आपका फार्मूला होता है कर्ण स्क्वायर क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये आपका होता है। तो कर्ण स्क्वायर का मतलब x + 8 का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस
मतलब इसका स्क्वायर, ठीक है, प्लस 18 का मतलब एक्स स्क्वायर। हल करेंगे तो देखिए आपका आएगा एक्स स्क्वायर प्लस का आपका आएगा 64 प्लस का आएगा 16x बराबर, ये आपका आएगा एक्स स्क्वायर प्लस का आएगा 16 प्लस का आएगा 8x और प्लस का एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये बनेगा आपका यहाँ पर एक्स स्क्वायर आपका कट जाएगा। और इसके बाद में आप देखेंगे तो 64 माइनस का 16 होगा और प्लस का आपका 16x माइनस का आपको होगा 8x बराबर एक्स स्क्वायर, ठीक है। आप और हल करेंगे तो आपका यहाँ पर कितना बचेगा 48 प्लस का आपका बचेगा 8x बराबर आपका बचेगा एक्स स्क्वायर, इतना आपका बचेगा, ठीक है। अब आपको इसको हल करना है ना, तो इसको चलिए हम हल कर दिखाते हैं। आप लोग इतना नोट कर लीजिएगा, ठीक है। मैं इसको हटा रहा हूँ अभी। तो यहाँ पर अब आगे देखिएगा, इससे हटाते हैं यहाँ पर, ठीक है हम लोग। और हम लोग यहाँ पर सवाल को सॉल्व करते हैं, यहाँ पर हैं। तो यहाँ पर आप देखिएगा, इतना हटा देने के बाद हम इस समीकरण को आपको सॉल्व कर दिखाते हैं। तो आपका यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का आपका होगा 8x माइनस का 48 बराबर 0 हो जाएगा आपका यहाँ पर एक्स स्क्वायर। देखिए 48 क्या होता है 12 चौक 48, तो माइनस के 12x कर दीजिए प्लस के कर दीजिए 4x, माइनस का 48 बराबर 0 आपका हो जाएगा यहाँ पर। x कॉमन तो x माइनस 12 प्लस 4 कॉमन तो x माइनस 12 बराबर 0, तो x बराबर 12 और या माइनस 4, तो x बराबर 12 है माइनस 4 आ गया, तो माइनस 4 हटा दीजिएगा तो x कितना आपका आ जाएगा 12 ये हो गया और 12 यहाँ करेंगे प्लस का 8 हो गया, कितना हो गया 20। तो इसका मतलब आपका जो कर्ण होगा 20 सेमी होगा, ठीक है 20 सेमी। तो ऑप्शन सी वाला आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा, ठीक है। कर्ण कितना हो जाएगा यहाँ पर 20 सेमी आपका यहाँ पर बन जाएगा। आगे यहाँ पर आप देखिएगा प्रश्न नंबर आपके लिए यहाँ पर आ चुका है 71 नंबर। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे किसी घन के किनारों की लंबाई का योग किसी वर्ग के परिमाप के 4 गुने के बराबर है। अगर घन के आयतन के संख्यात्मक मान का 1/4 वर्ग के क्षेत्रफल के संख्यात्मक मान के बराबर है तो वर्ग की भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिएगा यहाँ पर समझना आपको ये है कि आपको एक घन के बारे में बताया गया है और एक वर्ग के बारे में। तो हम यहाँ पर मान लेते हैं कि घन की भुजा घन जो है घन, ठीक है, घन की भुजा मान लेते हैं यहाँ पर है x और वर्ग की भुजा जो है मान लेते हैं y, ठीक है। घन की भुजा x, वर्ग की भुजा y। कह रहा है घन के किनारों की लंबाई का योग। अब ये बताइए घन में कितने किनारे होते हैं। घन कैसा होता है, घन में चारों तरफ लाइन मतलब दीवारें होती हैं, फिर ऊपर नीचे। तो अगर आप एक कमरे में बैठे हैं तो कमरे के कोर कितनी है, कोरें, तो कोर निकलेंगी 12 किनारे निकलेंगे, ठीक है। तो किनारों की लंबाई का योग अगर आप करेंगे तो कितना आपका हो जाएगा, आपका हो जाएगा 12x और ये किसके बराबर है, किसी वर्ग के परिमाप, तो वर्ग y है भुजा तो परिमाप होगा 4y के 4 गुने के बराबर है। तो इसका 4 गुना कर दीजिए, ये दोनों हो गए बराबर आपस में, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखिएगा इसके बाद में, इसके बाद यहाँ से अगर हम चाहें तो x का मान निकाल सकते हैं। आपका हो जाएगा 4y, ठीक है, 4y गुणा में 4 बटा में आपका है 12। इसको आप हल करेंगे तो 4 एकन 4, 4 तियाँ 12, तो आपका x कितना आ जाएगा 4/3y। इसके बाद में आगे आप देखिएगा सवाल कर रहा है कि अगर घन के आयतन के संख्यात्मक मान का 1/4। अब घन के आयतन के संख्यात्मक मान का 1/4, इसका मतलब क्या हुआ, घन की भुजा x है तो घन का आयतन क्या होगा भुजा क्यूब, तो x का क्यूब कर दीजिए और इसका 1/4 का मतलब बटा में 4 कर देंगे। ये बराबर किसके है, तो 1/4 जो है ये वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है, तो ये बराबर है वर्ग का क्षेत्रफल, तो वर्ग की भुजा बाई है तो इसका हो जाएगा बाई स्क्वायर, तो इसके बराबर है ये, ठीक है। अब यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि वर्ग की भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए, तो आपको यहाँ पर निकालना कि आपको यहाँ पर y का मान निकालना है। और y का मान निकालने के लिए आप लोग यहाँ पर क्या करेंगे, आप लोग यहाँ पर इसका मान रखेंगे, ठीक है। मतलब आप लोग x की जगह पर लिख देंगे 4/3y। फिर आप यहाँ पर देखेंगे तो देखिएगा यहाँ पर x की जगह आप क्या रखेंगे 4y बटा में कर देंगे आप 3 और इसका करेंगे क्यूब, ठीक है, क्यूब करेंगे बराबर। देखिए यहाँ पर आप लोग आपका यहाँ पर हो जाएगा 4 और बाई स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद में अगर आप यहाँ पर देखें तो थोड़ा सा हम इसको हल करके आपको दिखाते हैं और, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आपका बन जाएगा, आपका बन जाएगा 64y³ और बट्टा में आपको हो जाएगा 27 बराबर आपका हो जाएगा 4y²। सबसे पहला काम तो यहाँ पर ये है कि आपका y² से यहाँ सिर्फ y रह जाएगा, फिर 4 एकन 4 और आपका जाएगा 4 एकन 4, 4 से 24, तो 16 आपका आ गया, 16y/27, तो y बराबर आपका आएगा 27/16। इसको जब आप हल करेंगे, ठीक है,
तो 27/16 आपका यहाँ पर वर्ग की भुजा आ जाएगी। 27/16 ऑप्शन डी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है। इसके बाद में आप लोग यहाँ पर देखेंगे प्रश्न नंबर आपके लिए आ चुका है 72 नंबर, और इस सवाल को आप लोग यहाँ पर देखिएगा। सवाल यहाँ पर करा है किसी कक्षा के छात्रों द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का अंकगणितीय माध्य 58 है। ठीक है। उसके बाद उसमें से, ठीक है, लिखा है कि उसमें से 20% द्वारा प्राप्त अंकों का माध्य 60 था, उनमें से 30% द्वारा अंकों का माध्य 40 था, बाकी बचे छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों का माध्य क्या था। तो यहाँ पर आप लोगों ने सवाल को पढ़ लिया है। अब यहाँ पर सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पर आपको ये नहीं बताया गया है कि छात्र हैं कितने, तो हम यहाँ पर मान लेंगे कि माना टोटल जो छात्र हैं वो हम मान लेंगे यहाँ पर 100, हम मान लेंगे कुल छात्र यहाँ पर 100 हैं। ठीक है। फिर हम सवाल को यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले कह रहा है कि एक कक्षा के छात्रों द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का अंकगणितीय माध्य 58 है। तो ठीक है, अब यहाँ से पढ़िए, यहाँ पर क्या कह रहा है, उनमें से 20% द्वारा प्राप्त अंकों का माध्य 60 है। अब देखिए छात्र हमने 100 मान लिए, तो 20% कितने होंगे, तो 20 छात्र होंगे, इनका माध्य कितना है 60, तो क्या करेंगे, छात्रों का इनके माध्य में गुणा करेंगे तो इनका योग निकल आएगा, तो 20 × 60 हो जाएगा, प्लस और 30% छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों का माध्य 40 था, और 30% द्वारा प्राप्त, तो मतलब 30% कितने होंगे, तो हो जाएगा यहाँ पर 30, माध्य 40 था, तो माध्य 40 का मतलब क्या हुआ, इसमें 40 से हम गुणा कर देंगे, प्लस कह रहा है बाकी बचे छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों का माध्य क्या था। तो बाकी बचे कितने छात्र पहले आप ये बताइएगा। तो 20%, 30%, 50% हो गया, तो मतलब 50% बचा हुआ है, तो 50 छात्र बचे हुए हैं, और इनका माध्य हम मान लेंगे x। ठीक है। ये बराबर है कुल माध्य के, कुल योग कितना होगा, देखिए कुल 100 छात्र हैं और इनका माध्य कितना है, टोटल है 58, तो बराबर 58। ठीक है, इतना आपका यहाँ पर हो जाएगा। गुणा करेंगे 6 दूना 12 आपको हो जाएगा 1200, प्लस 4 तियाँ 12, 1200 ही हो जाएगा, प्लस 50x बराबर 5800, तो 50x बराबर आएगा आपका आएगा 5800 माइनस का 2400, तो कितना आएगा, तो 400 और 3 3400। ठीक है। तो इसके बाद में आप इसको हल करेंगे तो 0 से आपका 0 कैंसिल हुआ, 5 से काटेगा, 5 का 30, 5 से 40, कितना आपका गया 68, तो x के वैल्यू आपकी आ गई 68। ठीक है। आपसे कहा बचे हुए छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों का माध्य कितना था, तो आपका आएगा 68। ठीक है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। इसके बाद में आपको यहाँ पर देखना है 73 नंबर, ये आपको पाईग्राफ दे रखा है, और यहाँ पर है दिया गया पाईग्राफ वर्ष 2017 के, और कह रहा है विभिन्न मोबाइल कंपनियों द्वारा की गई कुल बिक्री को दर्शाता है, तो बिक्री को दर्शाता है। ठीक है। अब सवाल करा यहाँ पर है कि यदि वर्ष 2017 में कुल बिक्री 5000 करोड़ थी, तो वीवो कंपनी द्वारा की गई बिक्री कितनी है। तो वीवो ने सिर्फ 6% बिक्री की है, तो 5000 और इसका कितना 6% निकाल दीजिएगा, तो आप यहाँ पर कितना आएगा 300। ठीक है। तो इसका मतलब 300 करोड़ रुपए की बिक्री की थी वीवो कंपनी ने, तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। फिर इसके बाद में आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर आपके लिए दूसरा आपके लिए आ चुका है कि सभी 4 शहरों में निरक्षर लोगों का कुल परसेंटेज है। सभी 4 शहरों में, ये 4 आपके शहर दे रखे हैं A B C D, और इनकी जनसंख्या और साक्षरता और निरक्षर कितने कितने साक्षर हैं, कितने निरक्षर हैं। तो आपको ये बताना है कि सभी 4 शहरों में निरक्षर लोगों का कुल कितना परसेंट है। तो निरक्षर का परसेंट कैसे बताएंगे, ये आपको सबसे पहले समझना होगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, देखते हैं जनसंख्या पहले कितनी थी, 200 थी, जिसमें से 150 और 50 इधर इधर हो गए। उसके बाद में अगली जनसंख्या की बात करेंगे तो 200 और 100 कितने होंगे 300, तो जनसंख्या होगी 300 यहाँ पर। फिर आगे देखिए 150 है तो 50 हो गया, फिर 120 है तो यहाँ पर होगा 30, यहाँ पर होगा 90। अब यहाँ पर आप देखिएगा स्टार्टिंग वाले में देखेंगे कि 200 लोग हैं, जिनमें से 150 जो हैं, जो आपके 100 यहाँ पर 150 लिखे हैं, ये साक्षर हैं, और 50 कैसे निरक्षर हैं। तो साक्षर का कितना परसेंट है, तो साक्षर के अगर हम परसेंटेज की यहाँ पर अगर हम लोग बात कर लें तो कितने हो जाएंगे, या एक काम करेंगे, यहाँ पर क्या रखा है कि निरक्षर लोगों का कुल कितना परसेंट है। तो निरक्षर का आपको यहाँ बताना है कुल कितना परसेंट है टोटल निरक्षर। तो यहाँ से आप देख लीजिए कितने निरक्षर हैं, देखिएगा कितने हैं, तो जोड़िएगा, तो 100, 200, 300,
340 है निरक्षर, कितने में से? टोटल में से। टोटल कितने हैं? तो 2 3 5 1 6 1 7, 770 में। तो 340 लोग निरक्षर हैं, 770 में गुणा कर देंगे यहाँ पर 100 से, ठीक है। तो यहाँ पर निकाल दीजिएगा आप लोग फटाफट से। तो यहाँ पर काट देंगे, 0 0 आपका कैंसिल हो जाएगा। और अब आप लोग गुणा करेंगे, 3400 आपका होगा, बटा में होगा 77। अब इससे देखिए डिवाइड तो होगा नहीं, पूरा बन जाएगा, लेकिन चलिए काटते हैं हम लोग यहाँ पर। 7 से 11 बार का आएगा, ठीक है। 7 चौक 28 बचा कितना? 6 आपका हो गया 60, और 60 हो गया। 7 8 56 बचा कितना? 40 हो गया, और 7 5 35, तो पॉइंट कुछ आएगा। फिर आप इसको 11 से डिवाइड करेंगे, तो 11 से करेंगे, 11 चौक 44 बचा कितना? 4। फिर से 11 चौक 44 बचा कितना? पॉइंट। आप निकाल के देख लीजिएगा, ठीक है। इनमें से कोई एक आपका एक बन जाएगा, इसमें पॉइंट के भी अंदर दे रखे हैं, ठीक है। तो आप इसको निकाल के देख लीजिए अपने आप। इसी तरीके से आप हल कर देंगे, आपका आंसर निकल के यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद आप लोग यहाँ पर देखिएगा 75 नंबर ये आपके लिए दिखा हुआ है, और इसमें देखिए आप लोग क्या करेंगे। दिया गया ग्राफ एक्स शहर में वर्ष 2017 में 6 महीनों में बाइक पंजीकरण और कुल वाहनों को 1000 में दर्शाता है कि किस किस महीने में क्या यहाँ पर है, ठीक है। थोड़ा मैं इसको छोटा कर रहा हूँ जिससे कि मेरे पूरा दिखाई दे, ठीक है। तो अब आपको ये पूरा दिख रहा होगा, ठीक है। कह रहा है नोट चार्ट में पहला स्तंभ बाइक को और दूसरा स्तंभ कुल वाहनों को काला दर्शाता है, ठीक है। दिए गए डेटा के आधार पर मार्च 2017 में बाइक के अतिरिक्त पंजीकृत वाहनों की संख्या क्या है? तो मार्च 2017 में बाइक के अतिरिक्त पंजीकृत वाहनों की संख्या कितनी है? तो 2017 की बात की गई है, और 17 में ये सब कुछ रखा है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ कह रहा है चार्ट में पहला स्तंभ बाइक, पहला वाला स्तंभ जो है बाइक के लिए है। और मार्च में आप देखिएगा, तो मार्च में अगर आप देखेंगे और पहला वाला स्तंभ है तो उसमें कितना है? 15, और ये 1000 में है तो 15,000 बाइक, ठीक है। और 15,000 तो बाइक हो गया। और कुल वाहन कितने पंजीकृत हैं? अगर ये देखें हम लोग, क्या इन्होंने कहा है? इन्होंने कहा है कि अतिरिक्त पंजीकृत वाहनों की संख्या क्या है। तो देखिए 15,000 तो ये हो गए, इस प्रकार से हो गए। और अगर हम देखें दूसरा स्तंभ कुल वाहन दिखा देते, कुल वाहन, तो कुल कितने हैं मार्च में? तो कुल हैं 25,000। बताइएगा कि यहाँ पर क्या है। यहाँ पर यह है कि मार्च महीने की बात की तो मार्च में देख रहे हैं, और मार्च में जो पहला वाला स्तंभ है ये बाइक को दिखाता है, मतलब 15,000 बाइक हैं। और दूसरा वाला है ये कुल वाहन, तो कुल वाहन कितने? 25,000 हैं। आपको बताना है कि 2017 में बाइक के अतिरिक्त पंजीकृत वाहन कितने हैं। तो कुल वाहन 25,000 हैं, जिनमें से 15,000 पंजीकृत हैं। तो कितने हैं ऐसे हैं? 15,000 बाइक हैं, तो पंजीकृत कितने हैं? तो इसमें 10,000 आपके पंजीकृत हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर कौन सा होगा? ठीक है, ऑप्शन आपका यहाँ पर बी वाला बनेगा, ठीक है, बी ऑप्शन। अब इसके बाद में आपके लिए बचे हुए हैं 25 प्रश्न, और ये बचे हुए हैं आपके लिए हैं हिंदी के। तो सामान्य हिंदी हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करेंगे प्रश्न नंबर 76 से। तो देखते रहिएगा यहाँ पर आप लोग, और वीडियो में आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा। देखते हैं प्रश्न नंबर 76। निम्नलिखित में से अमृत का विलोम क्या होगा? अमृत का विलोम क्या होगा? तो अमृत का विलोम क्या होगा? विष, ठीक है। क्या होगा? विष। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी वाला करेक्ट आंसर होगा। 77 नंबर है कि दिए गए विकल्पों में अनुज का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? तो अनुज का होता है अग्रज, ठीक है, अग्रज। आगे देखिए अल्पाहारी शब्द के लिए उचित वाक्यांश का चयन कीजिए। तो अल्पाहारी जो कम खाता हो, तो कहाँ पर होगा? ये डी वाले में है, ठीक है। जो कम खाता हो उसे कहते हैं अल्पाहारी। 79 नंबर है कि वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ हो क्या कहलाता है? तो इसे कहते हैं अन्योदर, ठीक है, अन्योदर। आगे देखिएगा 80 नंबर है कि अर्क के लिए बेमेल शब्द। तो अर्क का बेमेल यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो अर्क के लिए बेमेल होगा, देखिए अवन है, काढ़ा, सूर्य, तो इसके लिए होगा अंतर। ये बिल्कुल अलग है, ठीक है। अर्क, अर्क मतलब सूर्य होता है, काढ़ा भी होता है, अवन भी होता है, लेकिन अंतर आपका जो है ये आपका अलग हो जाएगा। इसके बाद में आप देखेंगे 81 नंबर। तो 81 नंबर में आपका है कपड़ा का पर्यायवाची क्या होगा? तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? वसन, ठीक है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा। 82 नंबर है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? शुद्ध वर्तनी, तो आपका सी वाला है, ठीक है। अध्ययन आपका जो है इस टाइप से लिखा जाएगा, तो सी करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर। 83 नंबर देखिएगा वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध का चयन कीजिए। अब आपको यहाँ पर बताना है कि कौन सा आपका करेक्ट होगा। तो बी ऑप्शन है अनुग्रहित। आप लोग देख लीजिए यहाँ पर अनुग्रहित इस टाइप से आपका लिखा जाएगा।
आगे देखिएगा 84 नंबर आपके लिए यहाँ पर है कि उसने तो मेरी आंखें खोल दी। रेखांकित मुहावरे में का अर्थ बताइए। मतलब आंखें खोलना, आंखें खोल देना, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है भ्रम को दूर करना। ठीक है, भ्रम को दूर करना। आगे देखिए ऊँट के मुंह में जीरा, इसका मतलब क्या है कि ऊँट के मुंह में और जीरा, तो इसका मतलब हुआ बहुत थोड़ा। ठीक है, आगे देखिए इसके बाद 86 नंबर सही विकल्प को चुनकर वाक्य के रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। सिंहासन खाली करो कि अब आगे आपको बताना है। तो क्या होगा कि जनता आती है। सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। देवता नहीं, असुर नहीं, लोक नहीं, जनता। ठीक है, और इसके बाद देखिएगा जिसका दमन ना किया जा सके वह क्या कहलाता है? जिसका दमन ना किया जा सके, अदम्य, अदम्य। ठीक है, दिए गए विकल्पों में से सही शब्द का चयन कीजिए, मतलब रिक्त स्थान को भरिए। इस ग्रंथ को इतिहास की और किस्से भी एक महत्वपूर्ण रचना माना गया है। तो अगर यहाँ पर हम देखें 88 नंबर के लिए, तो इतिहास की दृष्टि से भी एक महत्वपूर्ण रचना माना गया है। ठीक है, 89 में है कि निम्न वाक्यों में रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए उपयुक्त शब्द बताइए। बारिश और डैश लगा हुआ है, ठंड बढ़ गई। तो बारिश द्वारा या बारिश के लिए, बारिश से, बारिश के कारण, तो क्या आपका राइट आंसर होगा? फटाफट सोचिएगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो आपका होने वाला है ये है बारिश के कारण। ठीक है, इसके बाद में आप लोग यहाँ पर देखिएगा 90 नंबर आपका यहाँ पर लिखा हुआ है कि वाक्यों का वर्गीकरण मुख्यतः कितने प्रकार से होता है? तो वाक्य का वर्गीकरण कितने प्रकार से होता है? 2 प्रकार से होता है। ठीक है, कैसे? एक तो होता है अर्थ के आधार पर और एक आपका होता है रचना के आधार पर। ठीक है, अर्थ के आधार पर, रचना के आधार पर। निम्नलिखित वाक्यों को मिश्र वाक्य में परिवर्तित कीजिए। राम आया और श्याम चला गया। तो इनको आपको बताना है कि इनको मिश्रित वाक्य में आपको पैक करना है। तो पहला है दिए हुए वाक्य में परिवर्तन संभव नहीं है, और लिखा अगला जैसे ही राम आया श्याम चल दिया। अगला है राम के आने पर श्याम चल दिया, और श्याम चल दिया राम आ गया। तो ये बी वाला जो आपका है जैसे ही राम आया श्याम चल दिया, तो आपका बी आंसर राइट आंसर होगा। ठीक है, और मैं आपको एक बात बता दूं कि जो आपका होता है मिश्र वाक्य, तो आपको पता है कोई भी कहता है वो कहता है मिश्रा जी। तो आप इससे समझ जाइएगा मिश्र वाक्य में आपका जैसे, जो, ठीक है, इस टाइप के आपको शब्द मिलेंगे जो जा से स्टार्ट होंगे। ऐसे शब्द आपको मिलेंगे मिश्र वाले वाक्य में। ठीक है, तो ये आप पहचान रखिएगा, बहुत मोटी पहचान है ये। आगे देखिए यहाँ पर संधियाँ 3 प्रकार की होती हैं, और कौन सी संधि नहीं है? तो अनुस्वार संधि नहीं होती है, स्वर संधि होती है, व्यंजन संधि होती है, विसर्ग संधि होती है, लेकिन अनुस्वार नहीं होती है। सूर्योदय, तो क्या होगा? सूर्य प्लस उदय। तो सूर्य प्लस उदय कहाँ पर है? पहले में है। ठीक है, तो पहला वाला इसके लिए राइट आंसर बन जाएगा, पहला वाला आपका बन जाएगा। आगे देखिएगा यहाँ पर 94 में आपका है कि समास के पदों को अलग करने को क्या कहते हैं? समास विग्रह और संधि विच्छेद। तो समास के लिए क्या होता है? समास के लिए होता है विग्रह, तो सी ऑप्शन होगा। बहुब्रीहि समास का उदाहरण कौन सा है? तो बहुब्रीहि समास की यहाँ पर बात की गई है, तो कौन सा बनेगा? चतुर्भुज। ठीक है, चतुर्भुज जो आपका है ये आपका बहुब्रीहि समास होगा, क्योंकि चतुर्भुज का मतलब है 4 हैं भुजाएं जिसकी, अर्थात कौन है? अर्थात विष्णु। ठीक है, तो आप समझिए यहाँ पर अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण। इसके बाद यहाँ पर है 97 नंबर में है कि किसी कार्य का करने या होने का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? तो किसी कार्य का करने या होने का बोध कराने वाले जो आपके शब्द होते हैं ये कहलाते हैं क्रिया। फिर दोस्तों इसके बाद में आपके लिए यहाँ पर है पैराग्राफ। इस पैराग्राफ को आपको पढ़ना है, और इसके बाद में आपको 2 प्रश्नों के आंसर आपको देना है। ठीक है, तो दोस्तों मैं इसके लिए टेलीग्राम पर ये डाल दूंगा। ठीक है, पैराग्राफ, और इसके बाद इसके आपको आंसर यहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक है, इस टाइप से, तो आप इनसे देख के बता सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा, अपना स्कोर हमें कमेंट बॉक्स में बताएगा, और इसकी PDF को आप लोग टेलीग्राम से ज्वाइन करिएगा। ठीक है, फिर वहाँ से आप लोग इस पैराग्राफ को हल कर लीजिएगा, और फिर आप यहाँ पर देखिएगा कि आपका स्कोर कितना जा रहा है।